हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर मंथ का, जो रिसेंटली आप लोग का हुआ है। इसको हम लोग जो है कि पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मोर देन 500 MCQ आपके क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आने वाला होगा तो वो भी मान के चलिए कि सॉल्व हो जाएगा। तो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है 1 नंबर, सीधे वहाँ चलते हैं और वहाँ से जो है कि हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था और उसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। चूंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध शाक्य थे ही, तो उन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। ये किस अभिलेख में मिल रहा है? आपके पास ऑप्शन 4 है, जिसमें कि 8वां अभिलेख है, रुमिनदेही है, बैराट लघु शिलालेख है और निगाली सागर स्तंभ लेख आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रुमिनदेही स्तंभ लेख। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है लुम्बिनी। ठीक है, वो है आपका लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी अभिलेख के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। किसको? रुमिनदेही को। और ये कहाँ पड़ता है? पडरिया, एक गांव है पडरिया नाम से। ये नेपाल की तराई में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी जो है कि आपको देखने को मिलता है ये अभिलेख, जो कि रुमिनदेही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विंसांग था ना, विंसांग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, विंसांग जो है कि यहाँ का यात्रा करता है अपने टाइम में, जब वो आता है 7वीं सेंचुरी के आसपास। तो ये कहता है कि यहाँ पर घोड़े की मूर्ति थी। ये जो पिलर है ना, रुमिनदेही वाला स्तंभ लेख, तो इस पे जो है घोड़े की मूर्ति थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो टूट के गिर चुकी थी, उसने देखा था और उसने जो है इस चीज़ को अपने टेक्स्ट में मेंशन किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं जो बाकी इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि 8वां शिलालेख है। ये एक्चुअल में एरागुडी, अपने नाम सुना होगा, एरागुडी। ठीक है, एरागुडी इंस्क्रिप्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल जिले आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और 1929 में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 1929 में अनुघोष, ठीक है, इस विद्वान ने इसको जो है खोजा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिस्कवर किया था 1929 में। इसके बाद आपका बैराट लघु शिलालेख है। तो आपने कैप्टन बट का नाम सुना होगा। ठीक है, 1837 में, 1837 में कैप्टन बट। ठीक है, कैप्टन बट ने जो है कि इसको खोजा था। ठीक है, इसको बैराट लघु शिलालेख को कैप्टन बट ने खोजा था। और इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है कि जो अशोक था, अशोक टोटल बौद्धिस्ट हो गया था। आपने सुना होगा ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो इसमें जिक्र मिलता है, अशोक स्वयं कहता है। ठीक है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि जो अशोक है वो पूरी तरह जो है बौद्ध धर्म में लीन हो चुका था, मतलब बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गया था। कौन? अशोक। ठीक है, इसी अभिलेख से जानकारी मिलता है। इसमें कुछ टेक्स्ट का भी जो है अशोक जिक्र करता है कि जो बिच्छुड़ी और बिच्छू हैं, उनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, सबका भी जिक्र करता है अशोक। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें है निगाली सागर स्तंभ लेख। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। आप लोग एग्जाम में आ सकता है, चूँकि शाक्य मुनि पूछा गया है तो कनक मुनि भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार ना पूछे, अगली बार पूछे। ठीक है, तो कनक मुनि जो है कि निगाली सागर अभिलेख में बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। राज्याभिषेक के, जो अशोक था, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, ठीक है, 14वें वर्ष इसके राज्याभिषेक के, अशोक के, इसको जो है बड़ा करवाया गया था। ये जो निगाली सागर अभिलेख है, इसको संवर्धित करवाया गया था, मतलब इस स्तूप को और बड़ा करवाया गया था। और अपने शासन के 20वें वर्ष, ठीक है, 20वें वर्ष जो है कि अशोक स्वयं इस स्थान पर विजिट करता है। इवन यहाँ ही नहीं, बल्कि रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है यहाँ भी विजिट करता है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और जो रुमिनदेही स्तंभ लेख है, इससे हमें यही जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पे जो है उनका जन्म हुआ था और वो अशोक के 250 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह का इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है, जो आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो ये जो रुमिनदेही अभिलेख है, ठीक है, इसमें जो है धार्मिक कर जो वहाँ पे टैक्स लगता था वो 1/6 था। इसको 1/8 कर देता है और कम करता है, और शायद बाद में पूरा ख़त्म भी कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 1/6 को जो 1/8 कर देता है, मतलब कम कर देता है। यहाँ पे चूँकि लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे थे, और यहाँ पर धार्मिक कर के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम है
उद्बलिक। आप लोग एग्ज़ाम में आजकल इस तरह की जो है बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, ठीक है, कि इस शब्द का प्रयोग कौन से अभिलेख में मिलता है एटीसी। तो ध्यान रखिएगा, उद्बलिक शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए? धार्मिक कर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। धार्मिक कर आप लोग समझते हैं, धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए जो है उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रुमिनदेही अभिलेख है ना, इसका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है आर्थिक, इकोनॉमिक, ठीक है। इसका विषय आर्थिक है, इकलौता अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, इसमें तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके जो यक्षणियाँ हैं, ठीक है, इनके साथ रहती हैं अक्सर, तो उनको जो है मैच कराने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें है ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इधर है अंबिका, चक्रेश्वरी, सिद्धायिका, पद्मावती। अगर आपको एक दो भी अगर याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से सही टिक लगा लेंगे, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऋषभनाथ को मैच कराएंगे चक्रेश्वरी से, ये बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिए। ऋषभनाथ, चक्रेश्वरी, नेमिनाथ, अंबिका, पार्श्वनाथ, पद्मावती, महावीर, सिद्धायिका, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे संबंधित, जो आप लोग एग्जाम में इन द फ्यूचर कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जो ऋषभनाथ हैं, ठीक है, जो ऋषभनाथ हैं, इनका जो बर्थ प्लेस है कहाँ पे है? अयोध्या है, ठीक है। अयोध्या नाम सुन रहे हैं आप लोग? देखिए बहुत अच्छे से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिएगा, अयोध्या है, ठीक है। अयोध्या जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, ठीक है, वहीं पे जो है कि ऋषभनाथ का जन्म हुआ। देखिए थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करिए, ठीक है। अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, आप लोग को पता ही है। वही जो नेमिनाथ है, यानी नेमिनाथ को अरिष्ट नेमी भी कहा गया है, अरिष्ट नेमी भी इनका नाम है, ठीक है। इनका एक नाम अरिष्ट नेमी भी है, अरिष्ट नेमी, ठीक है। नेमिनाथ का एक नाम अरिष्ट नेमी है और इनका जो जन्म हुआ था वो द्वारका, गुजरात में हुआ था, ठीक है। द्वारका, द्वारका नाम सुना होगा आपने, जहाँ कृष्ण भगवान संबंधित हैं, तो द्वारका गुजरात में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी, जिसे हम लोग बनारस काशी भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था, किसका? पार्श्वनाथ का। नेक्स्ट है आपका महावीर। तो महावीर सबको पता है, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? कुंडग्राम, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम में, मतलब कि मैं गेस कर रहा हूँ, इन द फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो महावीर, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, ठीक है, वैशाली, बिहार, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं, जैसे कि 17, 18 और 16, मतलब 16, 17 और 18, ये जो 3 तीर्थंकर हैं जिनका नाम है शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ठीक है। क्या नाम है? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। ये जो 3 तीर्थंकर हैं 16, 17 और 18वें नंबर के, इनका जो बर्थ प्लेस है वो है हस्तिनापुर। इन द फ्यूचर कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कितने तीर्थंकर हैं जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। तो ये 3, 16, 17, 18 तीनों का जन्म जो है कि हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर आप लोग को पता है ये कहाँ पे है। वैसे खुदाई किसने करा था आप लोग को याद है? तो हस्तिनापुर बेबीलाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है कि OCP से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। OCP, PCW, ठीक है। उसके बाद आपका NPW, बाद में जो हमने देते हिस्टोरिकल पीरियड, 4-5 पीरियड यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइट, और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिकांश जो तीर्थंकर हैं, अगर मान लीजिए कभी पूछे कि मैक्सिमम जो तीर्थंकर है कहाँ से मिलते हैं, तो गंगा घाटी से मिलते हैं। गंगा घाटी का मतलब यूपी और बिहार वाला जो एरिया है, वहाँ से मैक्सिमम हम लोग को तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। इनके जो लांछन है, ठीक है, लांछन का मतलब क्या, लांछन से क्या समझते हैं आप? जैसे कि ऋषभनाथ हैं तो उनके साथ अक्सर बैल रहता है, ठीक है। मान लीजिए जो ऋषभनाथ हैं इनके साथ अक्सर बैल रहता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि आपके एग्जाम में यक्षणियाँ पूछा है, कल लांछन पूछ लेगा कि लांछन क्या है, जैसे हम लोग पहचान कहते हैं ना, कैसे इनको पहचानेंगे, तो ऋषभनाथ के साथ अक्सर बैल रहता है, नेमिनाथ के साथ अक्सर शंख रहता है, ठीक है।
उसके बाद कौन है, पार्श्वनाथ है, तो पार्श्वनाथ के साथ क्या रहेगा, सर्प रहता है इनके साथ, ठीक है, सर्प जिसे हम लोग सांप कहते हैं, स्नैक कहते हैं, है ना। और जो महावीर है इनके साथ सिंह रहता है, जिसको हम पहचान लेते हैं कि ये महावीर होंगे। तो इसलिए जो है कि इतना पॉइंट आप लोग इनसे ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा बोरिंग हो सकता है आप लोग को लग रहा हो, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। बाकी जो भी आपको लगे देख लेना आप। एलोरा की कौन सी गुफा 3 तल है, मतलब 3 तल कौन सी गुफा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 1 2 3 4 4 दिए गए हैं, इसमें गुफा संख्या 5 है, 8 है, 12 है और 9 है। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। जो गुफा संख्या 12 है या 12 है, इसमें जो है कि हम लोग को 3 तल देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है कि ये पॉइंट करेक्ट है। अब बाकी बात कर लेते हैं, जैसे गुफा संख्या 5 है, 8 है और 9 है, तो ये कितने तल के हैं। तो ये जो है ये 2 तल का है, ध्यान रखिएगा। जो गुफा संख्या 8 है यह 1 तली है, ठीक है, इसमें 1 तल है और ये विहार है। विहार समझते हैं ना, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें विहार कहते हैं, ठीक है, मतलब रहने वाला जो प्लेस है। और चैत्य कहते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं, जहाँ पे अक्सर स्तूपा होता है, जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसे हम लोग चैत्य कहते हैं। वही जो गुफा संख्या 9 है, ये जो है कि 1 तली है, ठीक है, यहाँ भी ये भी 1 तल है, लेकिन ये चैत्य है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जो गुफा संख्या 12 है ये 3 तल है और ये महायान धर्म को जानते हैं, ठीक है, ये जो है महायान धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान रखिए, जो कि एलोरा के बारे में पूछा गया है, तो एलोरा को किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कितनी गुफाएं मिलती हैं। यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं मिलती हैं, जो 1 से 12 है, ठीक है। 1 से 12 जो है कि बौद्ध गुफा है, ठीक है, बौद्ध गुफाएं हैं। उसके बाद जो है 13 से 29 ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण धर्म संबंधित केव्स देखने को मिलते हैं। और जो 30 से 34 जो है ये आपका जैन केव्स है, ठीक है, जैन गुफाएं हैं। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लगभग 8 सेंचुरी गुफाएं 8 सेंचुरी की मानी जाती हैं, 8वीं शताब्दी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि कथन और उसके कारण दिए गए हैं, ठीक है, अभी कथन और कारण है। यहाँ पे क्या लिखा है, हीरापुर और रानीपुर झड़ियाल के 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार खुले मंदिर के अद्वितीय उदाहरण है, जो उड़ीसा में तांत्रिक पूजा से संबंधित है। कारण क्या दिया है कि हीरापुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा योगिनी मंदिर है और यह बालांगीर जिले में स्थित है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट इसमें सही माना जाएगा। ऑप्शन में है कि दोनों सही है, व्याख्या सही है, फिर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इसके बाद है कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसमें जो है कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, 3rd या 4th। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा 64 योगिनी मंदिर है वह है रानीपुर झड़ियाल, ठीक है। रानीपुर झड़ियाल जो है यह सबसे बड़ा योगिनी मंदिर है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है कि हीरापुर मंदिर को कहा गया है सबसे बड़ा, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन जो आर है वो सही नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं घूम फिर करके, ठीक है। देखो, भारत का सबसे बड़ा 64 योगिनी मंदिर आपका रानीपुर झड़ियाल को माना जाता है। और एक पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि हीरापुर जो मंदिर है, ये जो हीरापुर मंदिर है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन है आपका खुर्दा भुवनेश्वर के पास में स्थित है, ठीक है। ये जो हीरापुर मंदिर, इसने कहा है बालांगीर, बालांगीर गलत है, बालांगीर में नहीं है ये जो हीरापुर मंदिर है ये जो है कि खुर्दा जिला, नाम सुना होगा आप लोगों ने, भुवनेश्वर के पास पड़ता है, ठीक है, खुर्दा जिला। तो खुर्दा जिला में जो है कि ये हमें देखने को मिलता है हीरापुर मंदिर, खुर्दा जिला, उड़ीसा, ठीक है। तो इसका लोकेशन ये है, ना कि बालांगीर जिले में है, और ये पड़ता है आपका भुवनेश्वर के पास में। इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ जो है कि 64 योगिनी मंदिर भारत में मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, कौन मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, है ना, उनका पहचान क्या है, कितने पुराने हैं। तो हीरापुर 64 योगिनी मंदिर खुर्दा जिला भुवनेश्वर के पास में मिलता है और ये 9th सेंचुरी का है, ठीक है, 9th सेंचुरी का ये टेम्पल है। 9th सेंचुरी का मतलब कितना पुराना हुआ, ये 2026 चल रहा है, तो 26 आप भूल जाओ,
ठीक है। 2000 में से अगर आप 900 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, तो लगभग ये 1100 साल पुराना है, लगभग मैं लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये वृत्ताकार है। ठीक है, ये जो हीरापुर मंदिर है ये खुर्दा जिला भुवनेश्वर के पास में है, 9वीं सेंचुरी का मंदिर, लगभग 11 साल पुराना है और ये वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार, और ये सबसे सुरक्षित है, यह सबसे संरक्षित है। ये जो हीरापुर मंदिर है ये भारत का सबसे बड़ा योगिनी मंदिर तो नहीं है, लेकिन ये सबसे संरक्षित मंदिर है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, योगिनी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रानीपुर झड़ियाल। ये जो रानीपुर झड़ियाल है एक्चुअल में ये बालांगीर जिले में है। ठीक है, तो जो रानीपुर झड़ियाल है ये जो है कि ये जो है बालांगीर जिले में स्थित है, रानीपुर झड़ियाल। और ये भी 9 से लेकर 10 सेंचुरी का मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, जो रानीपुर झड़ियाल है ये सबसे बड़ा है, ये जो है कि सबसे बड़ा ये जो है कि योगिनी मंदिर है रानीपुर झड़ियाल, और ये भी वृत्ताकार है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक 64 योगिनी मंदिर है भेड़ाघाट में। ठीक है, एक 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, कहाँ पे? भेड़ाघाट। ठीक है, भेड़ाघाट आप लोग को पता ही है कहाँ पे है। तो भेड़ाघाट MP जबलपुर के पास पड़ता है, जबलपुर जानते हैं आप लोग। ठीक है, जबलपुर MP यहाँ पड़ता है। और इसके बारे में जान लीजिए कि ये कल्चुरी पीरियड का है और ये 10 सेंचुरी का है, मतलब मोटा मोटा 1000 साल पुराना जो है कि ये भेड़ाघाट वाला जो 64 योगिनी मंदिर है ये 10 सेंचुरी का मंदिर है, और ये भी वृत्ताकार है। ठीक है, ये भी वृत्ताकार है और ये कलचुरियों के टाइम का है। ठीक है, ये जो है कलचुरियों के टाइम का ये मंदिर है। इसके बाद बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर खजुराहो छतरपुर। ठीक है, एक मंदिर और भी है जो खजुराहो में है। तो जो खजुराहो वाला जो 64 योगिनी मंदिर है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है छतरपुर पड़ता है, ये 9th सेंचुरी का है। ठीक है, ये 9th सेंचुरी का है और इसका जो शेप है वो शेप कैसा है? इसका जो शेप है वो आयताकार है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये इकलौता मंदिर है जो कि आयताकार है, एकमात्र नॉन सर्कुलर। ठीक है, तो ये आयताकार है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चार्ट जो है दे करके पूछ देगा कि इसमें से कौन सा 64 योगिनी मंदिर जो है आयताकार है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा आयताकार है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, खजुराहो का जो है 9th सेंचुरी का, ये सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं। एक और जो है कि 64 योगिनी मंदिर है जिसे हम लोग कहते हैं कि मितावली का मंदिर या मोरैना जिला का मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, वो जो है कि एक गांव है इसका नाम है मितावली। ठीक है, तो कभी कभी मितावली देगा या फिर मोरैना देगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो मोरैना ही देगा। ठीक है, मोरैना जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है कि एक 64 योगिनी मंदिर है जो कि वृत्ताकार है और ये 11th सेंचुरी का है। ठीक है, ये 11th सेंचुरी का है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मतलब लगभग 900 साल पुराना है। ये मोरैना जिला में पड़ता है जो कि ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। आपको यहाँ पर भी एक जो है 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है जो कि पूर्ण वृत्ताकार है। ठीक है, ये मोरैना वाला 64 योगिनी मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मंदिरों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, मतलब उनका जो क्रोनोलॉजी को लगाइए। ऑप्शन में है जगन्नाथ मंदिर पुरी, शत्रुघ्नेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, DBCA करेक्ट आंसर माना गया है NTA के द्वारा। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जो जगन्नाथ पुरी मंदिर है ये आपका 11 से लेकर के 12 सेंचुरी का मंदिर है। ठीक है, जो शत्रुघ्नेश्वर मंदिर है लगभग 6 सेंचुरी AD का मंदिर है। ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 975 CE, जिसको आप मोटा मोटा 10 सेंचुरी का मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपका लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये 7th सेंचुरी का मंदिर है, 700 AD का मंदिर है ये। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर का है, इसको जो है कि पांडु वंशी शासक ने इसको बनवाया था या संरक्षण दिया था।
ये छत्तीसगढ़ का मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा, ईंटों से बनाया गया मंदिर है ये। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी फोर्थ है, वो सही है, जिसमें DBCA माना गया। अब आप कहेंगे कि जो शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, इसको पहले क्यों दिया गया, इसको देना चाहिए था, मगर इन्होंने इसको आंसर ये वाला करेक्ट माना है, DBCA। ठीक है, चूँकि ऑप्शन में कहीं बी हमें दिख नहीं रहा है पहले, तो जब बी नहीं दिख रहा है तो हम अगला ऑप्शन ढूंढेंगे। ठीक है, वैसे तो ये पुराना है, लेकिन चूँकि ऑप्शन में बी कहीं दिख नहीं रहा है, अब ऐसे भी ऑप्शन आप लोग एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। मान लो कि हमें ये पता है कि प्राचीन है, लेकिन ये मिल नहीं रहा है, तो भी नहीं मिल रहा है तो हम इससे जो थोड़ा कम प्राचीन उसको ढूंढेंगे, जैसे लक्ष्मण मंदिर आ गया। ठीक है, तो DB, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे CA, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका है कि जो सबसे नया हो उसको सबसे पहले पकड़ो, पुराने को पकड़ोगे वहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। नया जो सबसे है, जैसे जगन्नाथ मंदिर सबसे नया है जो कि 11 से लेकर 12th सेंचुरी का, इसको तुरंत पकड़ लो और ऑप्शन देख लो कि आखिरी में क्या है, क्योंकि सबसे आखिरी में यही आएगा, तो आखिरी में ए है। अभी तो कोई ए तीनों में नहीं है, बस यही सही हो गया, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट आप ध्यान से सुन लो जो आपके एग्ज़ाम में भी आए। ठीक है, जो इससे संबंधित है, जैसे कि शत्रुघ्नेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, ये शैलोद्भव पीरियड के मंदिर है जो कि 6th सेंचुरी के आसपास के माने जाते हैं। और जो मुक्तेश्वर जो टेम्पल है, ये जो मुक्तेश्वर टेम्पल है ना, इसको हम लोग जेम ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, किसने कहा था इस बात को, आप लोग को बताना है कि किसने कहा था। स्टेला ग्राम्ब्रिज ने कहा था या किसी और ने कहा था। जेम ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसमें तोरण द्वार मिलता है, तोरण द्वार, एंट्रेंस गेट जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें मुक्तेश्वर मंदिर में इकलौता मंदिर है जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, से मिलता है। ठीक है, और जो जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है, ये वाला जो मंदिर है, इसका निर्माण 1135 से लेकर के 1150 AD के बीच में अनंत वर्मन चोटगंग देव ने बनवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते, इतना काफ़ी है आई थिंक इसके लिए। नेक्स्ट, गुजरात में स्थित शिकारपुर हड़प्पी पुरास्थल से हजारों की संख्या में पशु हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा निम्नलिखित में से किन पशुओं की पहचान की गई है। ऑप्शन में भैंस है, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ये आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। 56 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ABCD है, चारों यहाँ से मिल रहे हैं। इसके जो है कि ये आपका आंसर NTA ने माना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। PK थॉमस और PP जोगलेकर को यहाँ से असली घोड़े के हड्डी मिले थे, इस साइट से, जो कि शिकारपुर साइट है, ये मैच्योर हड़प्पन साइट है। ठीक है, किसको मिला था, PK थॉमस। ठीक है, PK थॉमस और PP जोगलेकर। ठीक है, ये डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इनके बारे में आई हैव नो आइडिया कि कौन है ये। और इन दोनों लोगों को मोस्ट प्रॉबिलिटी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है, और इनको जो है कि इन चारों जानवरों के जो है कि एविडेंस इस साइट से मिले थे, जो कि गुजरात की साइट है शिकारपुर। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन साइट है। नेक्स्ट, पुरास्थल काउथे, क्वेश्चन है, पुरास्थल काउथे किस संस्कृति से संबंधित है। सवालदा संस्कृति, आहार संस्कृति, खायता संस्कृति या बना संस्कृति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका सवालदा संस्कृति। सवालदा संस्कृति भारत के ताम्रपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण कृषि संस्कृति है। यह संस्कृति महाराष्ट्र के तापी नदी घाटी में, कहाँ पे, तापी नदी घाटी में। ठीक है, तापी नदी घाटी मिलता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। में फली फूली, इसका नाम धुले जिले के एक साइट है, धुला जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, एक साइट है जिसका नाम है सावलदा। ठीक है, इसी साइट के नाम पर जो है कि इस कल्चर का नाम पड़ गया, सवालदा कल्चर। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 2300 से लेकर के 2000 BC है। कितना, 2300 से लेकर के 2000 BC का डेट जो है कि आता है इस कल्चर का, सवालदा कल्चर का। इसके जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनमें दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, काउथे, इसके बाद प्रकाश। ठीक है, ये सब जो है कि साइट्स आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी आहार कायथा और बनास आप लोग होप जानते होंगे इनके बारे में, ये बहुत ज़्यादा आप लोग को पता होगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मंदिरों
में कौन सा मंदिर ऐहोल समूह के भवनों में प्राचीनतम माना जाता है? मतलब कि जो चालुक्य शासक थे, इन लोगों ने ऐहोल मंदिर बनाया। आप लोग को पता है, इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं ऐहोल को। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम में बहुत सारे मंदिर थे, 85 के आसपास थे। अभी जो है कि मोर देन 25 मंदिर जो है यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, तो हुच्चीमल्लीगुडी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, लाड़का मंदिर है, मैगुती मंदिर है, ये सब आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आपका जो ये लाड़का मंदिर है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि इसको 500 से लेकर के 600 AD के बीच का माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाड़का मंदिर जो है कि अर्लीस्ट माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका हुच्चीमल्लीगुडी मंदिर है, ये आपका 6 से लेकर के 7 सेंचुरी के बीच का मंदिर है। ठीक है, 6 का मतलब कि 600 से लेकर के 700 AD का मंदिर है ना। दुर्गा मंदिर है, ये आपका 700 से लेकर के 800 AD का मंदिर है। जो दुर्गा मंदिर है ना, ये एक्चुअल में दुर्गा मंदिर नहीं था, ये जो है पहले ये सूर्य मंदिर था। आप लोग एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ दे, ये सूर्य मंदिर था। ठीक है, और ये बाद में यहाँ पर ना एक किला है जिसका नाम है दुर्गाड़ी गुडी। ठीक है, एक किला है जिसका नाम है दुर्गाड़ी गुडी। ठीक है, तो इस किले के पास में होने के कारण इसका नाम जो है दुर्गा मंदिर पड़ गया। ठीक है, इसमें और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसमें कि विष्णु हैं और शंकर भगवान हैं। इन सब की जो है कि मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं इस मंदिर में, लेकिन इसको जो है कि दुर्गा मंदिर का नाम दिया गया है। और ये एप्साइडल है। एप्साइडल आप लोग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एप्साइडल मंदिर है। एप्साइडल का मतलब उसका जो शेप रहेगा वो इस टाइप में रहेगा। ठीक है, ये जो शेप आप देख पा रहे हो, इस शेप में। तो ये जो दुर्गा मंदिर है, इसका शेप ऐसा है। ठीक है, लगभग ऐसा है। तो ये एप्साइडल है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गज पृष्ठाकार। ठीक है, गज पृष्ठाकार कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका मेगुती मंदिर है, ये 634 AD का मंदिर है। ठीक है, 634 AD का मंदिर है मेगुती मंदिर। आप जानते होंगे ऐहोल जो आपका अभिलेख है वो हमें इसी मंदिर में देखने को मिलता है। अब आप लोग को ये पता करना है कि इस मंदिर के किस भाग में वो अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, आप लोग पता करिएगा किसने लिखवाया, सबको पता है, रवि कीर्ति ने लिखवाया है। पुलकेशिन सेकंड का अभिलेख है। ठीक है, इस मंदिर को बनवाया किसने था, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इसमें है कि निम्न पुरास्थलों को प्राचीनतम से नूतन के क्रम में लिखिए। अब जिनकी हिंदी बहुत सही नहीं होगी तो समझ लें कि ये अर्लीस्ट से न्यूएस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब अर्ली से न्यू। तो ऑप्शन में आपके इनाम गांव है, राधानगर है, निवासा है और बटेश्वर है। ये चार जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्राचीन से नया लिखना है। तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि जो आपका निवासा है ये पैलोलिथिक साइट है, तो ये सबसे प्राचीन होगा। बाकी जो है कि इसमें जो साइट्स है वो उतनी पुरानी नहीं है। अब देख लेते हैं इनका जो टाइम पीरियड है। जो मालवा कल्चर है, इनाम गांव जो है मालवा कल्चर का साइट है, तो इसका टाइम पीरियड है 1600 से लेकर के 1400 BC। ठीक है, और जो जारवे कल्चर है उसका टाइम पीरियड 1400 से लेकर के 700 BC माना जाता है। ठीक है, ये जारवे कल्चर का डेट है। हम जारवे क्यों बता रहे हैं कि कई बार जो है कि एक साइड से जो है कि कई कल्चर मिलते हैं। ठीक है, तो इनाम गांव का जो मालवा कल्चर का साइट है अगर, तो ये 1600 माना जाएगा। अगर ये हम इसको माने कि जो है कि जारवे कल्चर का साइट है, तो ये 1400 से लेकर 700 BC के रेंज में आएगा। ये जो राधानगर है, ये 400 से लेकर के 500 BC का साइट है। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि 2400 से लेकर के 2500 साल पुराना ये साइट है राधानगर। मतलब ये हिस्टोरिकल साइट है, या अर्ली हिस्टोरिकल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद निवासा है, तो निवासा आप लोग को पता है ये मिडिल पैलेथिक साइट है। ठीक है, मिडिल पैलेथिक साइट है। निवासा नाम सुना होगा आप लोगों ने, एस डी संकाली जी ने यहाँ पे खुदाई करा है निवासा। जो बटेश्वर साइट है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ता है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो बटेश्वर है ये 25 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर लगभग 200 से अधिक बलुआ पत्थर का बना हुआ मंदिर मौजूद है, जो शायद किसी भूकंप की वजह से गिर गया होगा ऐसा माना जाता है। जिसका निर्माण 8 से लेकर के 10वीं शताब्दी, मतलब 800 AD से लेकर के 10वीं शताब्दी, मतलब 1000 AD, ठीक है, के बीच में हुआ होगा। ठीक है, 800 से लेकर 1000 AD के बीच में हुआ होगा ऐसा माना गया है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन लोगों ने जो है इसका निर्माण करवाया था।
ये नागर शैली के मंदिर है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है शिव के मंदिर देखने को मिलते हैं। बटेश्वर से शिव का मंदिर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, किसके? शिव भगवान के। ठीक है। और शिव के अलावा यहाँ पे विष्णु और शक्ति का भी हम लोग को मंदिर देखने को मिलता है, मतलब देवियों का मंदिर देखने को मिलता है। यह एरिया डाकुओं का गढ़ था, मतलब यहाँ पे डाकू उस समय के जो है निवास करते थे लंबे समय तक। और 2005 में एक एएसआई अधिकारी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, के मोहम्मद। ठीक है, पद्मश्री भी शायद हैं ये। तो के मोहम्मद जी जो है यहाँ पर डाकुओं से उन्होंने बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद 80 से लेकर के 100, ठीक है, 80 से लेकर के 100 मंदिरों को इन्होंने पुनर्जीवित किया या पुनर्खड़ा किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोफेसर के मोहम्मद जी का। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे बटेश्वर मुरैना जिला मध्य प्रदेश में है, तो यूपी में भी एक बटेश्वर है। ठीक है। जो यूपी का जो बटेश्वर है वहाँ पर लगभग 101 शिव मंदिर मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर पशु मेला लगता है जिसके लिए फेमस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन द फ्यूचर कंफ्यूज ना हो। ठीक है। के मोहम्मद जी का नाम याद रखिएगा, इन द फ्यूचर कभी भी आ सकता है एग्जाम में। उनका काम अयोध्या में भी था, आप लोग को पता ही है, बताने की जरूरत शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न पुरास्थलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। ऑप्शन में सुरतगोही, रोपड़ है, दायाबाद है, लोथल है। ये चार जो है कि ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक रफ जो है कि आप मैप बनाओ भारत का। देखो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग बस समझ लेना कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग देखेंगे कि जो है कहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है। ऐसे करके हम बस एक रफ मैप जो है कि बना लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ आपका ऊपर हो जाएगा, साउथ आपका इधर हो जाएगा, ईस्ट आपका इधर हो जाएगा, और आपका जो वेस्ट है वो आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है। तो जो सुरतगोई है ये आपका नॉर्थ वाले एरिया में पड़ेगा, जो कि अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है, तो ये आपका सुरतगोई हो गया। इधर आपका मान लीजिए कि इधर आपका दायाबाद हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ना। रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, तो इधर आपका रोपड़ हो जाएगा। ठीक है। लोथल आपका जो है कि इधर पड़ता है वेस्ट में, तो इधर आपका जो है लोथल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सुरतगोई सबसे पहले आएगा, तो अब ऑप्शन नंबर ए सुरतगोई सबसे पहले आएगा। ठीक है। फिर आपका इधर रोपड़ा जा रहा है। ठीक है। और फिर इधर आपका वेस्ट में देखेंगे तो आपका लोथल आ जाएगा, और इधर आपका दायाबाद है। ठीक है। हालांकि इसमें जो है कि जो करेक्ट आंसर माना है, इसमें नंबर 1 को माना है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, अगर एक भी पकड़ा गया, एक दो पकड़े गए, तो आप आराम से कर लोगे कि कौन कहाँ पे है। तो इस तरह से एक रफ मैप आप लोग जरूर बनाइएगा और देखिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मैप बनाएं और ये कुछ कह रहा हो, ये कुछ कह रहा हो, तो बस अप्रॉक्सीमेट जो आपको सही लग रहा है उसको मार के आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध पुरास्थल से धातु मंजूषा मिली थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ललित गिरी। इसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेषों में अगर हम बात करें तो बुद्ध के दांत के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? बुद्ध के जो दांत थे ना, बुद्ध के टीथ या दांत आप कह सकते हो, इसके एविडेंस हम लोग को ललित गिरी से देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में ललित गिरी संग्रहालय है, वहाँ पे जो है कि मौजूद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दांतों के एनामिल के SEM, जिसे हम लोग सेम भी कहते हैं, सेम डेटिंग या सेम विश्लेषण से यह पता लगाया जाता है कि मनुष्य क्या खाता था। इसका जो है फुल फॉर्म पूछा है कि SEM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ऑप्शन में देखिए, स्मॉल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक दिया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, सर्चिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ये 4 ऑप्शन दिया है कंफ्यूज करने के लिए। बट जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। अब ध्यान रखिएगा कि दांतों के कठोर संरचना एवं सतहों का अध्ययन करने के लिए इस डेटिंग का जो है प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग जो है कि पता लगाते हैं, जिससे प्राचीन मनुष्यों के आहार जीवन शैली के बारे में, मतलब वो क्या खाते पीते थे, ये सब हमें पता चल जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के जरिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी अभिकथन और कारक दिए गए हैं, जिसमें है कि सारनाथ स्थित आसीन बुद्ध प्रतिमा सारनाथ कला शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि धर्मचक्र
परिवर्तन की घटना को दर्शाती है। कारण में दिया है कि सिंहासन के नीचे पैनल पर एक चक्र और उसके दोनों ओर हिरन और शिष्य दर्शाए गए हैं, जो सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो के दोनों घटनाएं करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सही है। सारनाथ स्थित आसीन बुद्ध प्रतिमा सारनाथ कला शैली है, गुप्तकालीन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो प्रतिमा है गुप्तकालीन, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने यहीं पर जो है अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, इसलिए जो है कि यहीं पे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार जो है कि दोनों जो पॉइंट हैं दो के दोनों सही है। सारनाथ भी करेक्ट पॉइंट है, सारनाथ में दिया गया, सारनाथ आपका वाराणसी के पास पड़ता है, बनारस में। ठीक है, नेक्स्ट, ललित गिरी उड़ीसा का ऐसा एकमात्र बौद्ध स्थल है जिसकी खुदाई एएसआई द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद कार्ड में क्या दिया गया कि एएसआई के भुवनेश्वर सर्कल ने उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभिक खुदाई के बाद ललित गिरी की विस्तृत खुदाई करवाई थी, ऐसा जो है कि कहा गया है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 है, मतलब ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कभी भी दबाव डाले तो उसके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पे दबाव डाल रहा है ना कि एकमात्र बौद्ध स्थल, जैसे खुदाई एएसआई ने कराई, मतलब और किसी करवाया नहीं। तो जब इस तरह के जब दबाव डालते हैं किसी अभिकथन में ना, तो उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये एकमात्र नहीं लगाते तो थोड़ा सही रहता है, लेकिन एकमात्र लगा दिया तो फिर इससे चांसेस बन जाते हैं कि वो गलत होंगे। जैसे कई बार देता है ना कि ऐसा ही है ना, बस इतने ही मिले, तो वो चीज़ थोड़ा सा डाउट रहता है और वहाँ पे जो है उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नर्तकी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें प्राप्त माना गया है? धौले अभिलेख में, हाथीगुम्फा अभिलेख, जोगीमारा और इलाहाबाद स्तंभ लेख में। जो करेक्ट आंसर है वो आपका जोगीमारा अभिलेख। जोगीमारा में जिक्र क्या मिलता है? इसमें एक नाम मिलता है जिसका नाम है शुतनुका। क्या नाम है? शुतनुका। ठीक है, शुतनुका नामक एक देवदासी थी। ठीक है, वह एक महिला कलाकार नर्तकी भी थी और देवदिन नाम के एक मूर्तिकार चित्रकार के बीच प्रेम प्रसंग या प्रेम संदेश का उल्लेख हमें मिलता है जोगीमारा अभिलेख में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन है ये। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सरगुजा की पहाड़ियों में देखने को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी कुछ मिला हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेलिंग ज़रूर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस है असर्शन एंड रीजन। आर्कियोलॉजिस्ट कैन रिकंस्ट्रक्ट पास्ट ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग ओनली एक्सकवेशन मेथड्स। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है? ओनली। आर्कियोलॉजिस्ट वर्क with experts from various disciplines like physics, chemistry, geology, botany to analyze, finding and understand human activities। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो इंसान है, जो हमारे पूर्वज हैं, इनके बिहेवियर को जानने के लिए, इनके लाइफ स्टाइल को जानने के लिए हम केवल एक्सकवेशन करते हैं। अब रीज़न में क्या कह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये अदर एक्सपर्ट के साथ भी काम करते हैं, जैसे जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जियोलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, ताकि वो एनालाइज कर सके जो फाइंडिंग्स है, जो चीज़ें खुदाई मिल रही हैं, ताकि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको समझा जा सके कि वो कितने लायक थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उनकी खान पान रहन सहन क्या था, etc। तो देखो जो ऊपर ओनली दिया है यहाँ पे इसी पॉइंट से जो है कि वो गलत हो जाता है। ठीक है, चूँकि ये दबाव डाल रहा है कि केवल इसके वजन से, है ना, तो केवल इसके वजन थोड़ी जानकारी मिलता है। भैया हम लोग डेट करते हैं, हम लोग उस समय के जो स्टोन टूल उनका जो स्टडी करते हैं, है ना, वो कौन कौन सी चीज़ खा पी रहे थे बॉटनिकल, उसका रिमेन्स का स्टडी करते हैं, है ना। कोई चीज़ मिलता है तो हम लोग केमिस्ट्री का भी यूज़ करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जो है फिजिक्स वाले जो है जितने भी डेटिंग मेथड्स हैं वो सब फिजिक्स से लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खुदाई के माध्यम से ही जानते हैं, हम इन सब के माध्यम से जानते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है और ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद स्तंभ लेख में महादंडनायक के रूप में वर्णित है? महादंडनायक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये गुप्तों में। तो ऑप्शन में क्या क्या है? ध्रुवती हैं, हस्तिवर्मा है, तिलभट्ट हैं और व्याकराज हैं। जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए और सी, जिसमें है ध्रुवती और तिलभट्ट। ये जो है करेक्ट आंसर है। उस लेख में आपको इनाम मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास? 1902, 1904, 1903, 1905, है ना, ऐसे ही आते हैं। ये काफ़ी आसान है, आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है और कई बार पूछे गए हैं पहले भी। अब एक इसके टाइम में पास हुआ था मार्शल, तो मार्शल के टाइम पास हुआ था, है ना। मार्शल जो है देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं और डीजी भी रहे हैं, उनके काल में बहुत सारे काम हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सूची 1 सूची 2। यहाँ पे लेखक है और उनके पुस्तक है। ये देखिए ये सब याद करने की चीज़ें हैं, इसमें कुछ कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं कि आप इसको कैसे याद करोगे। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट है। ए का तीसरा, जैसे पीवी खाड़े हैं तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये पीवी खाड़े जी का जो किताब है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसके लिए इनको जो है कि भारत रत्न मिला था। ठीक है। अब भारत रत्न मिलना किसी किताब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आगे, ए का तीसरा है, बी का पहला है और सी का चौथा है और डी का दूसरा है। ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर परसी ब्राउन, ये सबको याद ही होगा मेरे ख्याल से। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी वी खाड़े। आर एस गुप्ते हैं, आइकोनोग्राफी ऑफ द हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। इसके बाद है के सी पाड़िग्राही है, इनकी किताब है आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ भुवनेश्वर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसको रट्टा मार लीजिए एकदम पूरा, किताबों को तो रट्टा ही मारिए, कोई ऑप्शन नहीं है। 1968 में किस पुस्तक में पैलोलिथिक और न्यूलिथिक शब्दों का प्रयोग किया गया था? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रिस्टिक टाइम्स है। एक्चुअली किताबों में 1865 दिया है, यहाँ पे 1868 दिया, 1968 दिया है। ठीक है। तो आप देख लेना। देखो यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाना है, पैलोलिथिक न्यूलिथिक शब्द कहाँ मिलते हैं। अच्छा, ये प्रिस्टिक टाइम्स किसका है? ये जॉन लुबक का है। जॉन लुबक, अब देखो पहले पूछता था कि जो है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, अब पूछ रहा है किस किताब में मिलता है ना। ये होता है मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछना। आगे, अरेंज दी फॉलोइंग कल्चरल सीक्वेंस ऑफ हस्तिनापुर फ्रॉम लोअर टू अपर। ठीक है। यहाँ पे देखो OCP है, RW है, NBW है और PCW है। तो पहले क्या आपका आएगा? OCP आएगा, फिर आपका PCW, फिर आपका NBW, बाद में आपका रेड वेयर आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन देखो आप, AD कहाँ पे है? ADCB, ये जो है कि आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जो आपका ADCB है करेक्ट आंसर है। पहले आपका OCP आएगा, फिर PCW आएगा, उसके बाद NBW, फिर आपका रेड वेयर आएगा। रेड वेयर आपका जो है लेट पीरियड का है, आपको पता ही है। यहाँ पे मंदिर है और उनके जो है राजवंश, मतलब कौन से मंदिर किस डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया है, इस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अब ए का तीसरा मैच कराएंगे तो कौन सा आएगा? अनंत वासुदेव मंदिर जो है गंगों ने बनवाया था। वही जो लक्ष्मण मंदिर है वो जो है सोमवंशियों ने बनवाया था। तेली का जो मंदिर है ये जो है प्रतिहारों ने बनवाया था। और जो परशुरामेश्वर मंदिर है ये सलित भवन ने बनवाया था। ठीक है। अब देखो आप लोग एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन कितना पुराना है कौन कितना नया है। ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अनंत वासुदेव जो मंदिर है, अनंत वासुदेव मंदिर, ये जो है कि 1278 AD में बनवाया गया था। काफ़ी नया है ये, 1278। ठीक है। 1278 AD में बनवाया गया था। जो अनंत वासुदेव मंदिर है इसका निर्माण चंद्रिका देवी ने करवाया था। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसने करवाया था, तो चंद्रिका देवी ने करवाया था। ठीक है। किसने? चंद्रिका देवी ने। देखो मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, है ना, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। चंद्रिका देवी ने करवाया था। अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण कब? 1278 AD में। इस मंदिर में भगवान कृष्ण, जिसे हम लोग वासुदेव भी कहते हैं, और बलराम, जिन्हें हम अनंत भी कहते हैं, और देवी सुभद्रा को समर्पित है। भुवनेश्वर का एकमात्र प्रमुख वैष्णव मंदिर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनंत वासुदेव मंदिर। नेक्स्ट टाइप का लक्ष्मण मंदिर, जो कि 625 से लेकर के 650 AD के बीच में ईंटों से बनवाया गया था ये मंदिर। ठीक है। ये आपका कहाँ पे है?
छत्तीसगढ़ में, आप लोग को पता ही है इसके बारे में। ठीक है, इसके द्वार पर विभिन्न अवतारों की नक्काशी देखी जा सकती है। इसके द्वार पर हम लोग को शेष साईं विष्णु के जो है कि मूर्ति देखने को मिली है। वही जो तेली का मंदिर है, तेली का मंदिर कहाँ पे है? ये जो है प्रतिहारों में बनवाया था। ठीक है, ग्वालियर में है ये तेली का मंदिर, और ये 8 से लेकर के 9 सेंचुरी का है। ठीक है, 8 से 9 सेंचुरी। मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में कभी अगर आज छूटे ना। ठीक है, 8 से 9 सेंचुरी के बीच में प्रतिहार राजाओं ने इसको बनवाया था। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि विष्णु, शिव एवं मातृका, ठीक है, विष्णु, शिव एवं मातृकाओं से, जो मातृकाएं होती हैं, जो मदर गॉडेस है ना, उनसे संबंधित जो है कि मंदिर है। ध्यान रखिएगा, ये जो है कि मातृकाओं को समर्पित भी है। इन द फ्यूचर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मंदिर है जो कि मातृकाओं को या मदर गॉडेस को समर्पित है। ऑप्शन में जो है कि 3-4 ऑप्शन दे करके उसमें तेली का मंदिर भी आ सकता है। तेली का मंदिर ऐसा माना जाता है कि जो है कि जो तेल बेचने व्यापारी थे उन लोगों ने इसको बनवाया था, लेकिन अभी भी किताबों में देख रहा हूँ कि इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने बनवाया था। ठीक है, तो खैर देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होता है। आगे है परशुरामेश्वर मंदिर। जो परशुरामेश्वर मंदिर है, इसको शरदभव डायनेस्टी के शासक जो थे उन लोगों ने इसको बनवाया था। ठीक है, और इस मंदिर में जो है कि सप्तमातृकाएँ भी मौजूद हैं परशुरामेश्वर मंदिर में। और ये जो है कि 650 AD से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में इसका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, लगभग 7वीं सेंचुरी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस एट रूट फॉलोड बाई वेनजियांग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ जो है कि ये जो वेनसांग था, ठीक है, ये कैसे कैसे आया था, इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ACDB। पहले चरसदा आया, उसके बाद ये मथुरा, उसके बाद जो है कि कन्नौज, और बाद में इसने जो है राजगीर का यात्रा किया था। इस तरह से जो है कि आप मैच करा सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से अशोक के किन शिलालेखों में यमनराज अंत्योक का नामोल्लेख हुआ है? ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है और 13वां है, इसी में जो है कि उसके नाम हम लोग को देखने को मिलते हैं, दूसरा और 13वां। तो ऑप्शन नंबर B एंड D जो है कि करेक्ट है। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपके एग्जाम में कभी पूछे कि जो हम लोग के पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि चोल, चेर, पांडे, है ना, इन लोग का जो जिक्र करता है वो जो है कि सेकंड जो इंस्क्रिप्शन है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जो पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, पड़ोसी राज्यों का जिक्र जो है शिलालेख सेकंड में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों को पश्चिम से पूर्व की क्रम में लिखिए। ये मध्य पाषाणकालीन मतलब मेसोलिथिक पीरियड के जो है कि साइट्स हैं, और कहा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिए। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 है, ABDC। ठीक है, पहले आपका तिलवारा आएगा, फिर आपका बागोर आएगा, और इसके बाद फिर सरायनार है, और बाद में आपका माधा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तिलवारा और बागोर दोनों राजस्थान की साइड से, महदहा और सरायनारा दोनों यूपी की साइड से, और ये आसपास की साइड से। अब इतना डीप देगा तो इंसान को तुक्का ही मानना होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पी पुरास्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। रोपड़, बारा, सिसवाल, सनौली। ठीक है, ये आपके 4 जो है ऑप्शन में है। रोपड़ आपका पंजाब में है, बारा आपका जो है ये भी पंजाब में है, और सिसवाल आपका जहाँ कहाँ पे है, सिसवाल हरियाणा में है, सनौली आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, कहा जा रहा है उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखना है, तो उत्तर रोपड़ आपका आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर आपका बारा आ रहा है, और फिर सिसवाल, और फिर बाद में आपका सनौली देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, रोपड़ चूँकि पंजाब की साइड से सबसे पहले रोपड़, फिर बारा, फिर सिसवाल, उसके बाद आपका सनौली आएगा। सनौली आपका पता ही है यूपी में है, जहाँ से कि बहुत सारे बरेल मिले हैं, मोर देन 130। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है सनौली, लेटरपन साइट माना जाता है ना। इसकी खोज सबसे पहले DB शर्मा जी ने किया था, बाद में यहाँ पर जो है कि डॉक्टर SK मंजू ने खुदाई कराया है।
ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो रोपड़ है इसका लोकेशन देख लेते हैं। पंजाब की रूपनगर ज़िले में पड़ता है ये। रोपड़ रूपनगर ज़िला पड़ता है, ठीक है। रूपनगर ज़िले में पड़ता है। सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। सतलज रिवर है, उसके किनारे है। बारह जो है आपका, ये पंजाब के रूपनगर में ये भी मौजूद है। सिसवाल आपका हरियाणा के हिसार में है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो है किस जिले में है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाओगे। और जो सनौली है आपका, या सिनौली भी इसे कहते हैं, ये बागपत में है, ठीक है। ये आपका बागपत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित थी। आगे है, हमें भारत के अन्य भाग में इसका कोई नमूना या कोई सैंपल हम लोग को नहीं मिलता है, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो खरोष्टी लिपि है ये आपका अरमेक से आया है, इसको ध्यान रखिएगा। अरमेक से डायरेक्ट जो है खरोष्टी आया हुआ है। ये उत्तर पश्चिम भाग में मिलता है। मानसेरा, सबाजगढ़ी आप लोग को पता ही है, अशोक काबले के जो खरोष्टी लिपि मौजूद है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये कहा जा रहा है कि भारत के अन्य भाग में नहीं मिलता, ये पॉइंट गलत है। बंगाल उंगाल से जो है मिला हुआ है, ठीक है। और भी कई भाग से मिला हुआ है। तो ये जो कहा जा रहा है कि भारत के में अन्य भाग से नहीं कोई नमूना नहीं मिलता, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ये करेक्ट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट सही, दूसरा पॉइंट गलत है, मतलब हमें नमूने मिल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर के साथ यक्षिणी चक्रेश्वरी संबंधित है। देखो, चक्रेश्वरी सीधे देखिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसका ऋषभनाथ है। अगर ये तो क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। अगर किसी को पता रहा होगा कि जो चक्रेश्वरी हैं यक्षिणी, यह ऋषभनाथ से संबंधित हैं, तो उसके दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। कितनी छोटी चीज़ें हैं, मगर मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निम्नलिखित महानिदेशकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। ऑप्शन में है जेम्स बर्गेस, जॉन मार्शल, अमरानंद घोष और बेबी लाल है। इनका टाइम पीरियड देखते हैं। जो आपके बर्जेस जी हैं, ये 1886 से लेकर के 1889, ठीक है। 1886 से लेकर के 1889 के बीच में ये मौजूद थे। वही जॉन मार्शल 1902 से 1928। इसके बाद अमरानंद जो घोष हैं, ये आपका 1953 से 1968। बेबी लाल जी 1968 से 1972। तो ये इनका टाइम पीरियड है। अब आप अगर मैच कराएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ए बी सी डी ही सही होगा। पहले बर्गेज आएंगे, फिर मार्शल आएंगे, उसके बाद आपका अमरानंद घोष आएंगे और बाद में आपका बेबी लाल जी आएंगे। जो अमरानंद घोष है, इनके टाइम में एक योजना लाई गई थी, गांव-गांव सर्वेक्षण या विलेज टू विलेज सर्वे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। गांव-गांव, ठीक है, सर्वेक्षण जो है इनके टाइम में शुरू हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिन्हें लोग विलेज टू विलेज सर्वे कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर द प्राइमरी सोर्सेस बाय बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें जो है बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी संबंधित कौन सी प्राइमरी सोर्स की किताब है, ये आपसे कहा जा रहा है। आपके ऑप्शन में क्या है? रूपमंडन है, प्रतिष्ठार संग्रह है, साधन माला है और निष्पन्न युगावली है। इसमें से जो है कहा जा रहा है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी एंड डी है। जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट है। सी एंड डी में कौन कौन से साधन माला और निष्पन्न युगावली, ये जो है कि करेक्ट आंसर माने जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे जो आपका रूपमंडन है ना, ये आपका 15 सेंचुरी का है, मतलब 15वीं शताब्दी का ये किताब है। 15वीं शताब्दी का जो है कि ये जो किताब है रूपमंडन, यह बेसिकली हिंदू आइकोनोग्राफी से संबंधित है। हिंदू आइकोनोग्राफी और टेम्पल संबंधित रूपमंडन। वही आपका जो प्रतिष्ठित सारा संग्रह है, ये जो है जैन टेक्स्ट है और ये जैन आइकोनोग्राफी संबंधित है, ठीक है।
ये जो है जैनों से संबंधित है, जैन आइकनोग्राफी से संबंधित है। ठीक है, आइकनोग्राफी से संबंधित है। ठीक है, रूपमंडल आपका जो है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। साधनमाला निष्पन्न योग वाले जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, द रिचेस्ट रॉक आर्ट साइट इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। अब देखो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया था, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है रिचेस्ट रॉक आर्ट साइट इन द वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड देकर इसने कंफ्यूज कर दिया। अभी सीधे नहीं पूछ रहा है कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये नहीं पूछ रहा है। करेक्ट आंसर आपका भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका आपका जो है करेक्ट आंसर है। आदमगढ़ आपका होशंगाबाद जिले में पड़ता है, जिसका नाम इस समय नर्मदापुरम कर दिया गया है, जहाँ पर खुदाई आर वी जोशी जी ने किया था। आदमगढ़ आर वी जोशी। ठीक है, भीमबेटका की खुदाई किसने किया था? बी एन मिश्रा जी ने किया था। खोज किसने किया था? बी एस वाकड़कर जी ने किया था। ठीक है, ओके। जो गुप्तेश्वर है इसके बारे में जान लीजिए। गुप्तेश्वर ये जो साइट है, ये जो है केव टेम्पल साइट है, और यहाँ पर जो है रॉक आर्ट भी देखने को मिलते हैं। वही जो आपका लिखी छाछ है, ये आपका मुरैना जिला में पड़ता है, मुरैना जिला में। ठीक है, मुरैना जिला मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, और ये एंशियंट पेंटिंग से संबंधित यहाँ देखने को मिलते हैं। डियर, एलिफेंट, इन तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। और ये जो गुप्तेश्वर था ना, ये महादेव हिल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, पंचमरई उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है गुप्तेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो आपका भीमबेटका था। यहाँ पे जो है ऑथर है और उनके बुक्स के नेम है। ऑप्शन नंबर जो है आपका जो 4th है ये करेक्ट है। ठीक है, आप लोग इसको मैच करा लेना, जैसे कि एक का दूसरा है आपका जे डायमंड है तो ये गन्स जेम्स एंड स्टील है। सेकेंड आपका बी का पहला। डी के चक्रवर्ती का है द अर्ली यूज ऑफ आयरन इन इंडिया। जो ग्लिन डेनियल है इनका है आपका द आइडिया प्रेस्ट्री। और जो एस दानी है इनका है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य एवं कला में एक सृष्टि करोड़ों कारसापड़ व्यय कर जेतवन नामक उपवन का क्रय कर एक बिहार निर्माण कराता हुआ वर्णित है। वह सृष्टि मतलब व्यापारी वो कौन है? अनाथपिंडक है, यश है, मेंढकर है, मिगार है। जो करेक्ट आंसर है आपका अनाथपिंडक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कहानी है। एक बार आप लोग प्लीज़ जो है अनाथपिंडक की कहानी सर्च कीजिएगा गूगल पे। ठीक है, आपको पूरा कहानी मिल जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है कि इन्होंने बुद्ध को बुलाया था, और जितवन नामक जो है कि उपवन को इन्होंने जो है कि क्रय किया था ताकि ये वहाँ पे बुद्ध आ सके। ठीक है, बहुत ही अमीर व्यापारी थे ये, और इन्होंने जो है कि गाड़ी से जो है कि करोड़ों जो है कि कारसापड़ इन्होंने बिछवा दिया था पूरा, है ना। जैसे इस समय अडानी अंबानी है तो उस समय का आप अनाथपिंडक को समझ लो कि अनाथ वो कुछ था ही। ठीक है, आगे आपका यहाँ पे अभिलेखों के नाम है और उनके जो राइटर हैं, उनके जो लेखक हैं, उनसे मैच कराना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। ठीक है, तो ऑप्शन में है समुद्रगुप्त का प्राय प्रशस्ति, यशोधर्मन का मंदसौर, मीरभोज का ग्वालियर अभिलेख, पुलकेशिन जी का ऐहोल अभिलेख। तो ध्यान से देखिए, समुद्रगुप्त का जो प्राय प्रशस्ति है इसको मैच कराएंगे हरिशेठ से। ठीक है, जो कि हरिशेठ ने इसको लिखा था। वही जो यशोधर्मन का है मंदसौर, इसके जो राइटर है वो आपको वासुल हैं। मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ठीक है, तो ग्वालियर का जो है बालादित्य हैं। ठीक है, मैंने इनको याद किया है ग्वाला बाला के नाम से। जैसे ग्वालियर है तो ग्वाला और बाला। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे आपका पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है, ये तो रवि कीर्ति ने लिखा था, जो कि एक जैन धर्म को मानने वाले राइटर थे, ध्यान रखिएगा, है ना। 634 डी का अभिलेख है आपका जो पुलकेशिन सेकेंड का जो इंस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है बौद्ध परंपरा में स्तूप पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। हमें बुद्धों एवं अन्यों के शारीरिक धातुओं पर बने अनेक स्तूपों के संदर्भ प्राप्त होते हैं। गौतमी प्रजापति के स्तूप को सारनाथ में देखा जा सकता है। इस तरह के जो है क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा में स्तूप पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी, पॉइंट सही है। हमें बुद्धों एवं अन्य लोगों के शरीर धातुओं पर बने अनेक स्तूपों के संदर्भ प्राप्त होते हैं, ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, आगे है कि गौतमी प्रजापति के स्तूप को सारनाथ में देखा जा सकता है, जो पॉइंट गलत है, क्योंकि सारनाथ में गौतमी प्रजापति का स्तूप हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 3rd है, ये होगा। ठीक है,
अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो गौतमी प्रजापति हैं, इनका जो स्तूप है वो वैशाली के बीरपुर गांव में संभावित माना जाता है। कहाँ माना जाता है? इनका जो स्तूप है वो वैशाली में माना जाता है। वैशाली आपका बिहार में पड़ता है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, वैशाली में एक गांव है जिसका नाम है बीरपुर। ठीक है, तो इस गांव में जो है कि विद्वानों ने माना है कि इस गांव में इनकी जो है कि स्तूप होने की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, जहाँ इनका स्तूप था। वेनसांग ने यहाँ एक स्तूप का उल्लेख किया है जो गौतमी और अन्य भिक्षुणियों के परिनिर्वाण की स्मृति में बनवाया गया था। इस संदर्भ से कहा जा रहा है कि गौतमी प्रजापति का जो स्तूप है वो सारनाथ में न होकर के वो वैशाली में था। ठीक है, होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके अलावा संकिसा उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। संकिसा में भी जो है कि माता महामाया एवं प्रजापति गौतमी को समर्पित मंदिर और विहार स्थल मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑफ नरकद्वीसा। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि टेम्पल बनवाया गया है। ठीक है, और उसके लिए जो है नरकद्वीस शब्द का प्रयोग किया गया है उस इंस्क्रिप्शन में। तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो नरकद्वीस शब्द है ये भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, उन्हीं का नाम है नरकद्वीस। ठीक है, ये भगवान विष्णु का नाम है जिसका अर्थ है नरकासुर, राक्षस का शत्रु। ठीक है, आप लोगों ने राक्षस का नाम सुना होगा, नरकासुर, राक्षस का शत्रु। ठीक है, नरकासुर राक्षस का शत्रु, इन जो नरक द्वीष है इसका मतलब ये निकलता है और ये विष्णु जी का नाम है। यह अभिलेख प्रतिहारों की वंशावली जानने का भी सबसे महत्वपूर्ण जो है कि है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरभोज। ठीक है, ये जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरभोज है इसमें जो है हम लोग को मंदिर बनाने का जिक्र मिलता है जो कि वैष्णव मंदिर है, और इसमें जो है नरकाद्वीस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि नरकासुर राक्षस जिसका मतलब होता है, मतलब जिनके शत्रु हैं कौन है? तो विष्णु है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का, विच एस्केवेटेड साइट हैव सोन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलपमेंट अर्ली हरप्पन ओरिजिन इन गुजरात। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से साइट्स हैं जो कि अर्ली हरप्पन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को गुजरात में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन में आपका है कुनाल, पाडरी एंड कुंतासी, नौसारो एंड लोथल। सो करेक्ट आंसर इसमें जो है कि पाडरी एंड कुंतासी है। कुनाल आपका हरियाणा का साइट है। ठीक है, पाडरी और कुंतासी दोनों गुजरात के साइट हैं। ठीक है, इसके बाद जो नौसारो है ये आपका जो है कि पाकिस्तान का साइट है, और ये जो लोथल है आपका गुजरात का साइट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका पाडरी है, कुंतासी है। ये जो कुनाल है यहाँ से जो है कि चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कुनाल का जो एक्सकेवेटर है वो है डॉक्टर बी आर मनी। ठीक है, बी आर मनी है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बी आर मनी। निम्नलिखित में से अशोक कालीन कौन सा स्तंभ हस्तिशेर से आच्छादित है? कितना खतरनाक हिंदी लिखा है। जिसका मतलब यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा अवलेख है जिसके ऊपर, मतलब ऐसा कौन सा पिलर है जिसके ऊपर हम लोग को हाथी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में बसाड़ बखीरा, रामपुरवा, लोरियानगढ़, संकिसा। सो करेक्ट आंसर आपका है संकिसा। रामपुरवा में आपको बैल मिलता है। ठीक है, संकिसा में हाथी, रामपुरवा में बैल, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी में भी कुछ ना कुछ मिलता है, एक बार रिसर्च करिएगा। मामल्लपुरम के रथों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया था। उन सभी रथों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। मामल्लपुरम के रथों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया था। उन सभी रथों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, ये कहा गया है। अभिकथन ए और कारण इसके आ रहे हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 है ये करेक्ट है कि नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था, लेकिन सभी रथ जो है कि द्रविड़ शैली में है, ये पॉइंट तो गलत है। ठीक है, क्योंकि कई रथ है जो कि बेसर शैली में है। ठीक है, कुछ में नागरा शैली के एविडेंस देखने को मिलते हैं, कुछ में नागरा दल दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आर है, ये जो नीचे वाला है, ये गलत है। ये वाला जो है आपका सही है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मंदिर दिया है और उनके जो लोकेशन है वो दिया गया है, तो आपको मैच कराने हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो करेक्ट है। दशावतार मंदिर कहाँ पे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
कंकाली देवी मंदिर कहाँ पे? तिगवा का कंकाली देवी मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? तो नजना गुठारा का पार्वती मंदिर। देखो ये सब याद रखना है। राजगीर मनियार मठ आपका राजगीर में मौजूद है। ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूशन दिया गया है, मतलब जो संस्थान है उनको दिया गया है, और उनके जो मुख्यालय, उनका हेडक्वार्टर है वो दिया गया है। जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एपिग्राफी SI है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। ठीक है, इनको करानी है आपको मैच। तो अब ध्यान रखना है कि जो आपका पहले आपको कौन सा आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है। ठीक है, ये जो डायरेक्टर ऑफ एपिग्राफी SI है, इनका करेक्ट आंसर है मैसूरू है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस है, तो इनका करेक्ट आंसर है लखनऊ। यहीं से जो है हम लोग का रेटिंग होता है मैक्सिमम साइट्स का। ठीक है, बच कौन रहा है? कलकत्ता बच रहा है, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी स्थापना कब हुई है। जैसे देखो मुख्यालय पूछ दिया, अब इन द फ्यूचर आपसे पूछ देगा कि इनका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है। ठीक है, तो जो आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना हुआ था 1945। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861। इसके बाद है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एपिग्राफी, इसका हुआ है आपका 1886। इसके बाद आपका बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, वो है आपका 1946। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, जो ये डायरेक्टरेट ऑफ एपिग्राफी ASI, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी शुरुआत 1886 में बंगलौर से हुआ था, बाद में ऊटी, और फिर 1966 में मैसूर स्थानांतरित कर दिया गया। ये इनका थोड़ा सा छोटा सा इतिहास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको मिला कि नहीं? कौन सा मिला? एक आपका तीसरा है। ठीक है, बस एक ही मैच करा लिए काम हो गया। सेकेंड ऑप्शन होगा सही है। नेक्स्ट, बांगर डिपॉजिट ऑन गंगा वैली बिलोंग्स टू विच जियोलॉजिकल पीरियड? कहा जा रहा है कि जो बांगर डिपॉजिट है गंगा वैली का, ये किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से बिलोंग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है कि प्लास्टोसिन पीरियड है। ठीक है, इसको आप जो है क्वार्टनरी पीरियड भी जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें प्लेस्टोसिन आता है। अगर मान लीजिए प्लेस्टोसिन नहीं है तो क्वार्टनरी पीरियड करेक्ट आंसर होगा। खैर, प्लेस्टोसिन दे दिया है तो अच्छी चीज़ है। प्लेस्टोसिन ही वो टाइम पीरियड था जिस समय ह्यूमन की एंट्री होती है बड़े पैमाने पे। होलोसिन टाइम पीरियड, इस समय जो है जो पीरियड चल रहा है उसका नाम है होलोसिन, जो कि आज से लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। वही जो प्लेस्टोसिन है, इसका टाइम पीरियड है 2.8 मिलियन ईयर एगो, मतलब 28 लाख साल पहले जो है प्लेस्टोसिन की शुरुआत हुई थी। ये प्लायोसिन, मायोसिन, ये सब बहुत पहले के काल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पुरास्थल है, और यहाँ पे नदी दिया गया है सिरपुर, विदिशा, धौली, उज्जैन। इनको करानी है मैच। ठीक है, तो कैसे मैच कराएंगे? जो सिरपुर है ये ऑन द बैंक ऑफ द महानदी है। ठीक है, इसके बाद जो विदिशा है, विदिशा बेतवा। ठीक है, विदिशा बेतवा, धौली दया, उज्जैन क्षिप्रा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राजवंशों में किसके द्वारा किसी सिक्के को जारी नहीं किया गया? मतलब ऐसे कौन से राजवंश है जिन्होंने किसी भी तरह का सिक्का जारी नहीं किया? ऑप्शन में पाल है, सोमवंशी है, गंगवंशी है, और चोल है। तो जो करेक्ट आंसर आपका सोमवंशी, सोमवंशी ने जो है किसी तरह का सिक्का जो है जारी नहीं किया गया, जबकि पाल, गंग, चोल इन लोगों ने जो है जारी किया था। चोलों के सिक्कों पे आप लोगों को पता है टाइगर कंगन मिलता है। ठीक है, बाघ कंगन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है असर्शन रीजन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज आर बीन रिकंस्ट्रक्टेड सोली थ्रू दियर क्वाइन इज। मतलब जितनी भी इंडियन डायनेस्टी है, जो अर्लीस्ट डायनेस्टी है, इनके जो इतिहास है वो केवल और केवल सिक्कों के बेस पे है। रीजन दिया है, न्यूस्मेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री एज सीन इन द केस ऑफ द इंडो ग्रीक हु आर नोन ओनली थ्रू देयर क्वाइंस। कहा जा रहा है कि जो न्यूमिस्मेटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इतिहास को क्रिएट करने के लिए। जैसा हमने देखा है कि इंडो ग्रीक जो कॉइन्स हैं, जो इंडो ग्रीक शासक हैं,
इनके कॉइन्स के ज़रिए हमने इनका इतिहास जो है बहुत अच्छे से देखा इस केस में। तो जो सेकंड पॉइंट है ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडो ग्रीक है इनके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन 99% हम लोग को जो है सिक्कों से ही मिलते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा ही हमने इनका इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सिक्कों के बेस पे जितने भी प्राचीन डायनेस्टी हैं हमने उनका इतिहास लिखा है, तो ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख ले सकते हैं कि गुप्तों के टाइम में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सागर इंस्क्रिप्शन, एरल इंस्क्रिप्शन भर भर के मिल रहे हैं, भित्री इंस्क्रिप्शन। मौर्य के टाइम में तो 40 से ज़्यादा अभिलेख मिले, आप लोग को पता ही है। तो अब हम किस बेस पे बोल रहे हैं? कुषाणों के टाइम में भी अभिलेख मिले हैं, रबाता के इंस्क्रिप्शन है ना। तो जब हमें मौर्य, शुंग, कुषाण, शुंगों का मिल ही रहा है, धन्देव का प्रस्तर अभिलेख, तो हम जब हमें इतने अभिलेख मिल रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जो है सिक्कों के बेस पे इतिहास लिखा गया है? तो पहला पॉइंट गलत होगा, सेकंड जो पॉइंट है वो करेक्ट होगा, ठीक है। देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन गलत होगा। बस सीधे से देखो जो तुम्हारा दिल दिमाग कह रहा है कि ये सही है, बस मार के आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा पॉइंट सही होगा? पहला पॉइंट जो है असर्शन गलत है, आर जो है सही है ना। तो कहाँ पे है? इज़ करेक्ट बट नहीं, इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये जो है सही है, ठीक है, जिसमें कि ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है निम्नलिखित में से या निम्न में से किन गुफाओं में भारत की प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला के साक्ष्य हैं? आपस में लोमस ऋषि है, भांजा है, कोंडितवे है, सुदामा है, ठीक है। तो इस हालांकि ये लगभग अर्ली केव्स ही हैं, ठीक है, लेकिन पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अर्ली कौन है, तो इसमें होगा आपका लोमस ऋषि और होगा सुदामा। अभी क्यों होगा इसको समझ लेते हैं। देखो लोमस ऋषि और सुदामा जो है कि दोनों जो केव्स हैं ये आपका बराबर केव्स में पड़ते हैं। बराबर नाम सुना होगा आप लोगों ने, बराबर की गुफाएं, ठीक है। ये आपका सहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है और ये मौर्यकालीन है, लगभग 300 BC से लेकर के 200 BC के रेंज में मिलता है यहाँ पे। तो इतना पुराना ये केव्स है लोमस ऋषि और सुदामा, ठीक है। वही जो भांजा है, भांजा जो है सातवाहनों के टाइम पीरियड का है, तो लगभग 200 BC के रेंज में आएगा, लेकिन ये बराबर कितना प्राचीन नहीं है, ठीक है। कोंडितवी जो है ये लगभग 200 AD से लेकर के 600 AD के केव्स हैं, ठीक है। कोंडितवी जो है ये 200 से लेकर के 600 AD का केव्स है ये, ठीक है। इसे जो है महाकाली केव्स भी कहते हैं। हो सकता है इन द फ्यूचर आपको कोंडितवी ना दे करके महाकाली केव्स दे दे नाम, ठीक है। तो महाकाली केव्स ध्यान रखिएगा, महाकाली गुफा या महाकाली केव्स। कोंडितवी को हम लोग कहते हैं। सुदामा और लोमस ऋषि प्राचीन है, भांजा सातवाहन पीरियड का है, इसलिए थोड़ा सा लेट लेट का है, और कोंडितवी तो बहुत लेट का है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए एंड डी, मतलब लोमस ऋषि और सुदामा जो है कि सबसे अर्लीस्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असुरा साइट्स इज एक्सकेवेटेड बाई ASI? इसमें से कौन से असुर साइट हैं जो कि ASI के द्वारा खुदाई किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका है मनमुंडा असुरगढ़, बदमाल असुरगढ़, बरपाली असुरगढ़ और नरला असुरगढ़, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है नरला असुरगढ़ जो साइट है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये करेक्ट है, जो कि ASI के द्वारा खुदाई कराया गया था। और ये जो नरला असुरगढ़ साइट है ये आपका कालाहांडी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ठीक है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 800 से लेकर के 900 के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 800 से लेकर 900 BC के रेंज में मिलता है, BC से। और ये हिस्टोरिकल पीरियड कह सकते हैं, मिडवल पीरियड भी कह सकते हैं। तो मिडवल पीरियड तक हम लोग को देखने को मिलता है ये नरला असुरगढ़ जो साइट है। ये प्रारंभिक शहरी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रारंभिक शहरी बस्तियों के, ठीक है, शहरी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। आगे है जर्नल्स है और उनके जो एडिटर हैं ये दिया गया है। इसमें पूरा मंथन है, कला है, पूरा कला है, इसके बाद क्या है, पुरातत्व है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ठीक है। पूरा मंथन के जो कौन से हैं, पूरा मंथन AK शर्मा, ठीक है। कला RD चौधरी,
वही आपका जो पूरा कला है गिरिराज कुमार, और जो पुरातत्व है केन दीक्षित। इसको मैच करा के आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कौन से संस्थान इनको जो है पब्लिश करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ जो पुरातत्व है, तो पुरातत्व को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है, पुरातत्व को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी इसको जो है पब्लिश करता है। वही अगर मैं बात करूं जो आपका पूरा कला है, तो इसको जनरल ऑफ द रॉकआर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको शॉर्ट में राशि भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है रॉकआर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो इनको पब्लिश करती है, ठीक है। रॉकआर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्हें शॉर्ट में हम राशि भी कहते हैं, ठीक है, राशि भी शॉर्ट में कहते हैं। रॉकआर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इनको जो है पब्लिश करती है पूरा कला को। वही जो कला है इसको द जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, ठीक है, वो जो है जो ये कला है इसको जो है पब्लिश करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस जो है कला को जो है ये पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एंटीक्वेरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। करेक्ट आंसर कौन सा है, जेम्स बर्जेस, ठीक है, या जेम्स बर्गेस। इन्होंने जो है कि इंडियन एंटीक्वेरी 1872 में पब्लिश किया था। कब, 1872 में, 1872, ठीक है। ये जो एसी बेली हैं, एसी बेली का काम है गुप्ता गोल्ड कॉइन पे। जो गुप्ता पीरियड का जो गोल्ड कॉइन्स था ना, इस पे इन्होंने काम किया था और इसको इन्होंने पब्लिश किया था इंडियन एंटीक्वेरी में। लॉर्ड रिपन जो है कि 1880 से लेकर के 1884 के बीच में वायसराय था ये, ठीक है, वायसराय था इंडिया का। कनिंघम के बारे में आप लोग को पता ही है, उसके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई क्वींस, मतलब रानियों के द्वारा इसमें से कौन सा मंदिर बनवाया गया। ऑप्शन में ब्रह्मेश्वर टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, जगदम्बी टेम्पल और द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर आपका है ब्रह्मेश्वर एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये दोनों जो है कि रानियों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट है। तो ये जो ब्रह्मेश्वर टेम्पल इसको किसने बनाया था, इनको बनाया गया था कुलावती देवी के द्वारा। कौन सी देवी हैं, कुलावती देवी, ठीक है, कुलावती देवी जो रानी जिसने बनवाया था। ये जो है कि उद्योत केसरी की माँ थी, उद्योत केसरी की माँ थी कुलावती देवी, इन्होंने जो है ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो है बनवाया था। इसके बाद जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है इसको जो है कि त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था, ठीक है। ये जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है पटदकल में, इसको जो है त्रिलोक्य, ठीक है, त्रिलोक्य महादेवी, महादेवी ने जो है कि इसको बनवाया था। और ये जो है 740 एडी का है ये मंदिर, 740 एडी का मंदिर है जिसको चालुक्यों ने बनवाया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है जगदम्बी टेम्पल है तो खजुराहो में, जिसको जो है कि गंड या धंगदेव ने बनवाया था, ठीक है, गंड या धंगदेव ने बनवाया था। और ये जो है कि 1000 से लेकर के 1025 के बीच में बनवाया गया था एडी में। वही जो द्रौपदी रथ मामल्लपुरम का है, इसको नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पीरियड में बनवाया गया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पता है, वर्मन के टाइम में बनवाया गया था, जो कि 630 से लेकर के 668 के बीच में मौजूद थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे अंतराल है, चंद्रशिला है, निरंधार है और शानदार है। ये शब्दावली है और उनका अर्थ सामने दिया गया है कि कौन सा किससे सही है। तो इसको हम लोग मैच कराते हैं। अंतराल क्या होता है, अंतराल गर्भगृह के समक्ष गलियारा। गर्भगृह मतलब ऐसा जगह जहाँ पे भगवान मौजूद हों या देवी देवता मौजूद हों, उसके बाहर जो थोड़ा सा स्पेस रहता है जहाँ से अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं ना बाहर से, उसे हम लोग अंतराल कहते हैं। चंद्रशिला क्या होता है, गर्भगृह के समक्ष स्थित अर्धवृत्ताकार अथवा अर्धचंद्राकार जो सोपान होता है उसे हम लोग चंद्रशिला कहते हैं, ठीक है। वही जो निरंधार है, निरंधार का मतलब क्या हुआ, निरंधार का मतलब होगा आपका आंतरिक अथवा ढके
प्रदक्षिणा पथ विहीन मंदिर, मतलब कोई मंदिर है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब कि जिस पे लोग चल के घूमते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये मंदिर है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से कोई एंट्रेंस लिया, तो ये जो रास्ता है ये प्रदक्षिणा पथ है। जैसे आपने पूजा पाठ किया तो लोग चक्कर नहीं लगाते हैं, तो शानदार का मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रदक्षिणा पथ होगा, ठीक है, वो शानदार मंदिर होगा, और जिसमें नहीं होगा वो निरंतर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। एएसआई की बुलेटिन एंशियंट इंडिया का प्रकाशन सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया गया था आपका मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा। इन्होंने ही जो है कि एंशियंट इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करी थी, और कब करी थी? 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 नंबर का, निम्नलिखित मंदिरों में किसमें गणेश की उपस्थिति में शिव पार्वती के विवाह का अंकन किया गया था? ऑप्शन में बैताल देव, लिंगराज, परशुरामेश्वर, मेघेश्वर मंदिर। करेक्ट आंसर परशुरामेश्वर मंदिर में जो है कि हम लोग देखते हैं कि गणेश की उपस्थिति में शिव और पार्वती का जो है विवाह किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन शिव की अनुग्रह मूर्तियों में सम्मिलित है? ऑप्शन में है कलारी, सर्वेश, मलारी और किरातार्जुन मूर्ति, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुग्रह की बात हो रही है, मतलब जिसमें शिव ने दया दिखाई है, इस तरह की चीज़ें, है ना। संहारक मूर्ति नहीं पूछा, संहारक मतलब जिसका संहार कर दिया, जान से मार दी, है ना, तो उस तरह की मूर्तियाँ इसमें से संहारक की बात नहीं। अनुग्रह मतलब जिसपे इन्होंने अपनी दया दिखाई थी। तो ऑप्शन में है कलारी, सर्वेश, मलारी और किरातार्जुन मूर्ति, ठीक है। ये 4 मूर्तियाँ हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है, केवल डी, मतलब किरातार्जुन मूर्ति है, ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा जान लेते हैं इन चारों के बारे में। जो कलारी मूर्ति है बेसिकली ये काल की मूर्ति है। काल जानते हैं आप लोग? काल, जिसे हम लोग समय और मृत्यु का स्वामी कहते हैं। इसको जो है शिव भगवान ने हराया था, ठीक है, जिसे हम लोग यमराज भी कह सकते हैं। उसको जो है सब शिव भगवान ने हराया था, तो उनके उपलक्ष्य में कलारी मूर्ति बनती है। जो सर्वेश है, आप लोग जानते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। तो उस अवतार को शांत करने के लिए जो शंकर भगवान है, इन्होंने सर्वेश की जो है धारण किया था, ठीक है, और फिर उनको शांत कराया था। तो उसके उपलक्ष्य में जो है कि सर्वेश की मूर्ति बनती है। मलारी, यह भी संहारक मूर्ति है, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग मुझे नहीं मिला तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जो किरातार्जुन मूर्ति है, इसमें क्या है कि शिव भगवान जो थे यह शिकारी के भेष में अर्जुन की भक्ति और शक्ति का परीक्षण करने गए थे, और उस परीक्षण में जो अर्जुन थे वो पास हो गए। तो इससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने अपना अस्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं पाशुपत अस्त्र, ठीक है, पाशुपत अस्त्र जो है कि किसने दिया था? शिव भगवान ने दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, ठीक है, और इनको वरदान भी दिया था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित लिपियों में से कौन अरमेक लिपि का रूपांतरण है? मतलब अरमेक लिपि से इसमें से कौन सा है? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अरमेक से खरोष्टी ही आया हुआ है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने शारदा लिपि में कालिमा के संस्कृत अनुवाद युक्त सिक्के निर्गत किए? ये जो है कि क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम में। ऑप्शन में मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद बिन साम है, अलाउद्दीन महमूद शाह है, गौसुद्दीन महमूद है। जो करेक्ट आंसर है वो है महमूद जो गजनी है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसने ही जो है शारदा लिपि में कालिमा के संस्कृत अनुवाद युक्त सिक्के निर्गत किए थे। जो मोहम्मद बिन साम है, इसके सिक्कों पर जो है लक्ष्मी का अंकन मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मोहम्मद बिन साम है यही मोहम्मद गोरी है, ठीक है, यही मोहम्मद गोरी है। अगर मोहम्मद बिन साम ऑप्शन में नहीं आएगा तो मोहम्मद गोरी दे सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हड़प्पन स्थल है और उनकी नदियाँ हैं, मतलब कौन सी साइट किस नदी के किनारे स्थित है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो चंदड़ो है, चंदड़ो जो है सिंधु रिवर के किनारे स्थित है। वही आपका जो रोपड़ है ये सतलज के किनारे है। जो कालीबंगा है घग्गर है, और जो आलमगीरपुर है ये हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की खुदाई किसने किया था? वाई डी शर्मा ने। वाई डी शर्मा मतलब यज्ञदत्त शर्मा। कालीबंगा बेबीलाल बिकेता पर रोपड़ खुदाई किसने किया था?
और पंजाब की साइड है। इसकी खुदाई जो है वाई डी शर्मा ने किया था। ठीक है। चंद्रो चंद्रो खुदाई किसने किया था? मैके ने, अर्नेस्ट मैके, नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुआ था या हुई थी? करेक्ट आंसर आपका 1861 है, 1861। अच्छा, कभी अगर परमानेंट पूछ दे परमानेंट स्थापना कब हुआ था, तो 28 अप्रैल, ठीक है, 1906 को हुआ था परमानेंट स्थापना। ठीक है, 28 अप्रैल 1906। हाँ। नेक्स्ट है आपका परखम यक्ष का शिल्पी कौन है? क्वेश्चन है परखम यक्ष का शिल्पी कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो परखम यक्ष है ना, बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 200 से लेकर के 300 बीसी है। ठीक है, 200 से लेकर के 300 बीसी का ये मूर्ति है, परखम जो यक्ष है। जो करेक्ट आंसर है वह है गोमित्र। ठीक है, इसका जो शिल्पी था उसका नाम था गोमित्र। परखम यक्ष को हम लोग मणिभद्र यक्ष के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्राचीन देवता थे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो परखम यक्ष का नाम एक मणिभद्र भी है। क्या नाम है? मणिभद्र। इस मूर्ति के पीठिका मतलब पेडेस्टल पर एक लेख खुदा हुआ है कि यह प्रतिमा कोडिक केसे से गोमित्र या गोमित्र द्वारा बनाया गया था। मतलब इनका जो पेडेस्टल जो निचला भाग है उस पर जो है कि हम लोग को एक अभिलेख देखने को मिलता है, जिसपे जो है कि ये जो गोमित्र है इसका नाम हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, गोमितक या गोमित्र जो है नाम मिला हुआ है जो इसका शिल्पी है। ठीक है, तो इस पॉइंट अभी से ध्यान रखिए, गोमित्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विम कटफिशेस के सिक्के उसकी आस्था प्रकट करते हैं। मतलब कहा जा रहा है जो विम कटफिशेस था इसका जो आस्था था, तो इनके सिक्कों में महेश्वर का अंकन मिलता है, महेश्वर के प्रति था, त्रिशूल का अंकन मिलता है, बैल का अंकन मिलता है। ठीक है, तो विम कटफिशेस जो है भगवान शिव के प्रति समर्पित थी ये। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, निम्न नगरीय केंद्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर पश्चिम से मध्य पूर्व के क्रम में लिखें। ऑप्शन में आपका है तक्षशिला, मथुरा, हस्तिनापुर, वैशाली। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 अभिकथन और कारण है। शक सातवाहन काल में दक्कन की श्रेणियाँ उत्पादन एवं व्यापार के अतिरिक्त बैंक के रूप में भी कार्य करती थी एवं विशेष उद्देश्यों हेतु अक्षय निधि की सुविधा उपलब्ध कराती थी। इसका स्पष्ट प्रदर्शन नापानकालीन नासिक गुहा संख्या 10 में उत्कीर्णित ओशो दत्त के अभिलेख में होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, और इसमें जो है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सातवाहन पीरियड में आप देखेंगे जो श्रेणियाँ थे ये उत्पादन एवं व्यापार के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य करते थे। मतलब कि इनके पास आप पैसे भी रख सकते थे, और वो अक्षय निधि, अक्षय निधि का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा पैसा जिसको आप दे दिए तो आप ले नहीं सकते, और उन पैसे से जो है कि आपको ब्याज मिलेगा। ये तो दोनों पॉइंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल उत्तरी कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है? ये देख रहे हैं कितना गजब पूछा है ये क्वेश्चन, कि किस जिले में मौजूद है। रायचूर जिला का नाम दिया है और उत्तरी कर्नाटक भी दिया है, लोकेशन दे रहा है और साइट का नाम पूछ रहा है। करेक्ट आंसर है वटगल। वटगल खुदाई किसने किया था? जिम साफर एवं देवराजा ने खुदाई किया था वटगल का। वटगल से जो है कि प्राचीनतम अरिका काटीचू का हमें एविडेंस मिलता है। पूरे साउथ एशिया में हमें प्राचीनतम अर्का कैटेचू या सुपाड़ी के प्राचीनतम एविडेंस हम लोग को वटगल साइट से देखने को मिलता है, जो कि उत्तरी कर्नाटक के रायचूर जिले में मौजूद है। यहाँ पर जो है कि मंदिर है और उनका जो लोकेशन है वो दिया गया है। दूल्हादेव मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर और लड़का मंदिर। तो पहले आप देखो कि कौन सा आपको आ रहा है। जैसे कि लड़का मंदिर आपको पता है कहाँ पे है, ये ऐहोल में है, तो इसको मैच करा लो। ठीक है, इसके बाद जो दूल्हादेव मंदिर है खजुराहो में है। परशुरामेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पे आपका है? ये आपका भुवनेश्वर में है। और बैकुंठ पेरुमल आपका कांचीपुरम में मंदिर है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पंच ध्यानी बुद्धों के बारे में दिया गया है और उनके जो कलर है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है,
तो पंचधनी बुद्ध आप लोग को पता ही है कौन कौन से हैं। अमिताभ हैं, अक्षोभ्य हैं, वैरोचन है, अमोघ सिद्धि हैं, और एक है जिनका नाम है रत्न संभव। क्या नाम है? रत्न संभव। रत्न संभव ये पंचध्यानी बुद्धा हैं। ठीक है। अब इनका जो कलर है वो कौन सा है? अमिताभ लाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन लाल होते हैं हमेशा। ठीक है। इसके बाद जो है अक्षोभ्य जो है वो क्या होंगे? ये नीले होंगे, बैरोचन सफ़ेद हैं, और अमोघ सिद्धि जो है कि अमोघ सिद्धि हरा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जो रत्न संभव है जो 5वें नंबर के हैं ये पीला या सुनहला कलर के जो है माने जाते हैं। ठीक है, पीला या सुनहला कलर के ये माने जाते हैं। और ये जो है पंचधनी बुद्धा हैं, इनका संबंध है वज्रयान धर्म संबंधित है। किससे? वज्रयान। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर सबको पता होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्रेस्टी रॉबर्ट ब्रूस फूट है, ना कि कनिंघम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट एपिग्राफिस्ट ऑफ इंडिया? इसमें से पहला कौन सरकारी जो है एपिग्राफिस्ट थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिन्हें हम लोग कहते हैं ई हुल्ट्स। ठीक है, ई हुल्ट, ये जो है कि जर्मन एपिग्राफिस्ट थे और एंटोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था? जर्मनी से था। ठीक है, जहाँ से हिटलर बिलोंग करता था। ठीक है। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम के तीसरे भाग का संपादन इन्होंने किया था। किसने? ई हुल्ट ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरिंदा एस्क्वेडेड आयरन एज ग्रेव साइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब कह रहा है साउथ से नॉर्थ आपको आना है। आदि चंडूर है। ठीक है। इसके बाद है आपका शिवना दुर्ग है, इलेश्वरम है, और जूना पानी है। क्या क्या कह रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी डी करेक्ट है। आदि चंडूर आपका तमिलनाडु की साइट है, आप लोग को पता ही है। फिर आपका आ जाएगा ये शिवना दुर्ग आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका ये इलेश्वरम आ जाएगा, और फिर आपका जूना पानी आ जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, जो आदि चंडूर है ये आपका जो है कि तुतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तमिलनाडु में, ये तुतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। और आपका जो शिवना दुर्ग है ये आपका बंगलोर में पड़ता है, तो कर्नाटका में मतलब हो गया। ठीक है। इसके बाद जो इलेश्वरम है ये आपका आंध्रा में पड़ता है। नलगोंड सॉरी पहले आंध्रा में पड़ता था, अब इस समय नलगोंडा नलगोंडा जिला तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, नलगोंडा एक ज़िला है तेलंगाना का, तो वहाँ ये देखने को मिलता है। और जूना पानी आप सभी को पता है नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 119 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लिखिए। मौखरी है, सलतभव है, विष्णुकुंडिन है, और पांडे हैं। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में कह रहा है, कैसे लिखेंगे? जो मौखरी है इनका जो एरिया था कन्नौज था। ठीक है, कन्नौज आप लोग जानते होंगे, कन्नौज यूपी का ही एरिया लगभग माना जाता है ये। जो सलतभव थे ये कहाँ के थे? ये उड़ीसा के थे। ठीक है। विष्णुकुंडिन ये आंध्रा तेलंगाना के थे, आंध्रा या तेलंगाना आप कुछ भी कह लो। ठीक है। और जो पांडे थे ये कहाँ के थे? सबको पता ही है, तमिलनाडु के थे और बहुत अमीर थे। पांड्यों के सिक्कों पर जो है हम लोग को मछली का अंकन मिलता है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है कि डी है, दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से आप आ गए, पांडे को पकड़ लिया आपने सबसे पहले। ठीक है, फिर आंध्रा को पकड़ लिया, फिर आपने जो है कि उड़ीसा को पकड़ लिया, बाद में आपने यूपी को पकड़ लिया। आगे, हु डेवलप्ड स्क्रीन वॉल मैथड्स विद द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन? ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका है WF लिवी ने ही किया था। ठीक है, इनको नोबेल मिला था, आपको पता ही है, 1960 में। नेक्स्ट है आपका, चंदेल मंदिरों के शिखर के मस्तक के भागों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करिए या खींचिए। ठीक है, ऑप्शन में कलश है, विस्फोरक है, चंद्रिका है,
और ग्रीवा है। तो कैसे हम किसको क्या करेंगे, जो कलश है, कलश बेसिकली घड़े के आकार का अंतिम भाग होता है। ठीक है, ये घड़े के आकार का होता है, घड़े के आकार का अंतिम भाग होता है जो बीज पूरक होता है। यह शिखर के सबसे शीर्ष भाग है। सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे ना, बीज पूरक रहता है सबसे ऊपर, जो कलश के ऊपर स्थित होता है। तो बीज पूरक कहाँ होगा, ये कलश के ऊपर स्थित होगा, कलश के ऊपर, ये सबसे ऊपरी भाग है बीज पूरक। फिर आपका चंद्रिका, कलश के आधार और आम्लक के बीच की जो संरचना है उसको हम लोग चंद्रिका कहते हैं। तो ये कहाँ है, कलश के आधार, ठीक है, मतलब कलश के आधार और आम्लक के बीच वाला, आम्लक के बीच का जो भाग है उसे चंद्रिका कहते हैं। ग्रीवा क्या होता है, यह शिखर का कंठ या गर्दन वाला जो भाग है उसे ग्रीवा कहते हैं। गर्दन, जो शिखर का जो कंठ या गर्दन वाला भाग है उसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं, जो आम्लक या चंद्रिका के मुख्य शिखर से जुड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि बीज पूरक सबसे ऊपर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बीज पूरक, फिर आपका आएगा कलश और बाद में चंद्रिका और लास्ट में आपका आएगा ग्रीवा। ये ऊपर से नीचे कह रहा है तो चूंकि ग्रीवा गर्दन है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में कृष्ण कथा का एक प्रसंग संदर्भित है। ऑप्शन में है चंद्रिका मेहरौली बौद्ध स्तंभ अभिलेख, स्कंद का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंद का भितरी अभिलेख और बुद्धगुप्त का एराड अभिलेख। क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, कृष्ण कथा का एक प्रसंग संदर्भित है। जो करेक्ट आंसर है आपका वो है स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभ अभिलेख। इसी में जो है जिक्र मिलता है, जब होड़ों को हराता है तो उसमें जिक्र मिलता नहीं है कि जो है कि ये जो स्कंदगुप्त था ये अपनी माता के पास उसी प्रकार जाता है जिस प्रकार जो है कृष्ण अपनी माता के पास जाते हैं, देवकी के पास। ठीक है, तो इस वजह से जो है कि ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। दोस्तों, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, अगर आप लोग जो है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कि मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7518909066। क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है कि मोर देन 300 रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस PDF नोट्स, आपको सब कुछ मिलेगा, इवन क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 123 नंबर क्वेश्चन है इसमें यह है कि सूची जो फर्स्ट है और सूची सेकेंड है, इनको मिलान कराना है। जैसे इंद्र भगवान है तो इनके आयुध क्या है, इंद्र का जो आयुध है वो आपका वज्र है। वरुण का आयुध क्या है, वो पास है। जो कार्तिकेय हैं इनका आयुध है आपका शक्ति, जो इनकी माँ पार्वती जी ने इनको दिया था। और जो बलराम है इनका जो आयुध है वो आपका हल है। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीय ग्रेवल से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृ देवी किस घाटी से मिली हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका बेलन घाटी, बेलन घाटी के लोहंदा नाला, एक नाला है जिसका नाम है लोहंदा नाला। आप लोग एग्जाम में कभी कभी लोहंदा नाला भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लोहंदा नाले से जो है कि अपर पैलिथिक कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है, अस्थि निर्मित मातृ देवी मतलब मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलेखिक साक्ष्य से पता चलता है कि एक नंद राजा ने एक नहर खुदवाया था। करेक्ट आंसर कहाँ पे है, कलिंगा में। ठीक है, यहाँ पे बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस प्लेसेस इटसेल्फ इन विच रीजनल ईयर ऑफ भागपत्र, मतलब जो भागपत्र था उसके किस रीजनल ईयर में जो है कि इसकी स्थापना हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रीजनल ईयर जो 14 था ये जो है करेक्ट आंसर है, मतलब उसके 14वें वर्ष में जो है कि इसका स्थापना कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन कारक है। ठीक है, इसमें है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ से जैन स्तूपों एवं अभिलेखित अनेक तीर्थंकर प्रतिमाओं के प्रमाण मिले हैं। रीजन में क्या दिया है, कारण में कि कनिष्क प्रथम एवं हविष्क प्रथम के सिक्कों पर सर्वतोभद्र तीर्थंकरों के अंकन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से मिला हुआ, यहाँ पे खुदाई भी करवाया गया था, आप लोग को पता ही है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत है। क्यों, क्योंकि कनिष्क और हविष्क के सिक्कों पे हम लोग को सर्वतोभद्र तीर्थंकर के अंकन देखने को नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है
128 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि भारतीय कला की निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो इसको याद करना मुश्किल है, तुक्का मारना होता है, तुक्का सही मारिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए जो अ सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर है इसके सरस्वती, इनका जो टाइम पीरियड है 1957, फिर है 1918, इसके बाद है 1924 और फिर ये है 1933, ठीक है। करेक्ट आंसर मैच कराएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कन्नौज जो पुरास्थल है इसका उत्खनन किसने करवाया था, ठीक है। कन्नौज जो है ये एक्चुअली में पहले कान्यकुब्ज था, ठीक है, कान्यकुब्ज, कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज था। और इसका जो करेक्ट आंसर है किसने खुदाई कराया था, वो एनटीए ने माना है के.एन. दीक्षित को। और 1955 में, ठीक है, यहाँ खुदाई करवाया गया था, ऐसा मतलब मेरे रिसर्च में इंफॉर्मेशन मिला है कि 1955 में यहाँ पे खुदाई कराया गया था इस साइड का, कन्नौज का। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो के.एन. दीक्षित थे इनका टाइम पीरियड 1937 से लेकर के, ठीक है, 1944 तक था और इनकी डेथ शायद हो गई थी 1955 के पहले। तो इन्होंने कैसे खुदाई कराया आई डोंट नो, और ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। अगर आप लोग कहीं मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अभिलेखों में कौन चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली में कौन सा लिखा गया है, तो इलाहाबाद स्तंभलेख, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, चंपू शैली में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का विशालतम चैत्यगृह है। चैत्यगृह कौन सा है, तो आपका कार्ले है, ठीक है। कार्ले जो है भूतपाल नाम के एक व्यापारी ने बनवाया था, ठीक है, क्या नाम था उसका, भूतपाल, इस नाम के व्यापारी ने जो है बनवाया था। गुफा संख्या 8 में इसके अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 8 भूतपाल नामक व्यापारी ने दान दिया था, ठीक है, और ये प्रसिद्ध ग्रेट चैत्य है। सेलबिट्स फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक लेवल्स इज फाउंड फ्रॉम विच साइड ऑफ महाराष्ट्र। कहा जा रहा है कि इसमें से जो है सेलबिट्स के एविडेंस जो है महाराष्ट्र के किस साइड से मिले हैं। ऑप्शन में नामगांव, पाटनी है, बोकर है और चंदौली है। तो करेक्ट आंसर पाटनी, सबको पता ही है ना, पाटनी। S.A. साली इसके एक्सक्वेटर थे। किस पर्वत पर खारबिल ने जैन साधुओं के लिए गुहा बनवाया था, ठीक है, खारबिल ने। ऑप्शन में विपुलगिरी, कुमारी पर्वत, वैभवगिरी, सोनगिरी। तो करेक्ट आंसर आपका है कुमारी पर्वत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित स्मारकों मूर्तियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पे सड़बेलगोला की बाहुबली प्रतिमा है, खंडगिरी उदयगिरी गुफाएं, इलोरा गुफाएं, लोहानीपुर की प्रतिमा, ठीक है। तो जो लोहानीपुर की प्रतिमा है इसका टाइम पीरियड है 300 BC, मतलब ये लगभग मौर्यकालीन मानी जाती है, ठीक है, और ये बिहार में इनका लोकेशन है, ठीक है, ये बिहार की साइट है लोहानीपुर। एलोरा 600 से लेकर के 1000 AD। खंडगिरी उदयगिरी 200 से लेकर के 100 BC, 200 BC से लेकर के 100 BC। और जो ये सड़बेलगोला की जो बाहुबली की प्रतिमा है इसका टाइम पीरियड 981 से लेकर के, ठीक है, 981 से 983 AD के बीच में बनाया गया था कर्नाटक में। और ये ग्रेनाइट की प्रतिमा है, ग्रेनाइट की, ध्यान रखिए, ग्रेनाइट की, कर्नाटक में है और ये ग्रेनाइट की प्रतिमा है। तो करेक्ट आंसर मिलाएंगे आप तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये ए है, पहले आपका डी आ जाएगा जो कि लोहानीपुर मौर्यकालीन है, फिर आपका बी आएगा खंडगिरी उदयगिरी जो कि 200 से लेकर के 100 BC के रेंज में है, फिर आपका एलोरा आएगा जो कि 600 से लेकर के 180 के बीच में, और बाद में आपका सड़बेलगोला आएगा जो कि 9 सेंचुरी 10 सेंचुरी का जो है, ये 10 सेंचुरी का जो है ये बाहुबली की प्रतिमा है। बाहुबली कौन थे आप लोग को पता है, ऋषभदेव के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित में से एलोरा के कौन से गुहा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी है, ठीक है, बी एंड सी में कौन सा है, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा दोनों जो है कि जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से मंदिरों में मंडप जगमोहन नहीं है। कहा जा रहा है इसमें से कौन से मंदिर ऐसे हैं जिसमें हम लोग को
जगमोहन देखने को नहीं मिलते हैं, तो जो सबसे प्राचीन होंगे उसमें चांसेस कम होंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं जो प्राचीन है? एक आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर है और दूसरा शत्रुघ्नेश्वर मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी है। क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा तब तो जगमोहन आएगा, तो अभी जो है कि इस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो पाया था, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी करेक्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट है जो आपका अरेंज द फॉलोइंग प्रीस्ट्रिक टूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें कहा जा रहा है कि आप इनको मतलब कि क्रोनोलॉजी लगाओ। ये जो टूल्स हैं ऑप्शन में है ब्यूरिन है, लूनेट्स है, हैंडेक्स है, स्क्रैपर है। एक एक कर देखते हैं। ब्लेड एंड ब्यूरिन ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। लूनेट्स ये मेसोलिथिक पीरियड का है। हैंडेक्स ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है। स्क्रैपर पॉइंट बोरर ये मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का है। तो पहले कौन सा आएगा? लोअर पैलियोलिथिक, हैंडेक्स, फिर आ गया स्क्रैपर, ठीक है, और फिर आपका आएगा ब्यूरिन। तो CDAB, CDAB ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ अशोक के बैराट लघु शिलालेख में उल्लिखित है? मतलब जो ये बैराट लघु शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन, इससे मालूम होता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति जो समर्पित था। इसमें इसने कुछ टेक्स्ट के बारे में बात किया था कि कौन कौन से टेक्स्ट जो है साधु संतों को, भिक्षुणियों को पढ़नी चाहिए, है ना। तो नाम भी दे दिया है इसमें। तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ABC है। ठीक है, मुनि गाथा, विनय समुकस और मुने सूत, थेरी गाथा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ABC करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विच एमंग द फॉलोइंग बुद्धास इज इंडिकेटेड बाय द वट वृक्ष, जिसे हम लोग बनियान ट्री कहते हैं, डिपिक्टेड ऑन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है इसमें जो है कि बनियान ट्री या फिर वट वृक्ष के रूप में कौन से बुद्धा को जो है डिपिक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो बुद्ध हैं वो पस्सी हैं, सिखी हैं, कोनागमा है और कश्यप है। तो जो कश्यप है ना, इनको जो है कि वट वृक्ष के रूप में जो है कि डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फेमस बुक्स हैं और इनके ऑथर हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है, इसको मैच करा लीजिएगा। इसमें क्या है, जैसे ए का पहला ही है द लास्ट रिवर ऑन द ट्रेल्स ऑफ सरस्वती, माइकल डानिनो है। ठीक है, वही आपका जो बी का दूसरा है द सरस्वती फ्लोज ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, बीबीलाल है। सी का चौथा है तो डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट, उसको परपोला है। और एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जोनाथन मार्क के नैयर हैं, GM केनर जिन्हें कहते हैं। तो ये 2-3 तो इसमें आ ही रहे थे। ठीक है, एक बस ये जो पहला था थोड़ा सा अलग था, तो बस आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे कंप्रहेंशन दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आपको करना होगा। देखो, 2 कंप्रहेंशन आपके एग्जाम में आता है, एक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसके बाद वाला जो आएगा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने मन से करना होगा। इसमें किस कालावधि में उड़ीसा में मंदिर स्थापत्य की गतिविधियाँ पुष्पित पल्लवित हुई? ठीक है, तो आप शुरू में ही पकड़ोगे तो आप पकड़ लोगे। देखो यहाँ पे है ना, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का इतिहास 6वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6वीं से 16वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, कैनन्स ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर किस वर्ष प्रकाशित हुई? अब देखो, कैनन्स ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आपका 1931 है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1931 में कैनन्स ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर नामक शीर्षक के तहत प्रकाशित यह ग्रंथ अपने प्रकार में ऐसा पहला ग्रंथ है, इस तरह दिया हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ पे 1931 दिया है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि इसका जो प्रकाशन हुआ 1932 में हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1931 दिया तो आप 1931 ही करेक्ट आंसर मारोगे। हाँ, वैसे 1932 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि भुवन प्रदीप का क्या महत्व है? ठीक है, क्या कहा है, भुवन प्रदीप का क्या महत्व है, ये जो टेक्स्ट है क्या महत्व। देखो, भुवन प्रदीप कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। इनमें से भुवन प्रदीप मंदिर स्थापत्य कला पर एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। ठीक है, मंदिर स्थापत्य कला पे जो है उल्लेखनीय ग्रंथ है। आपको इतना पॉइंट तो मिल गया, अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 2 कॉपी सेम टू सेम लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें है कि यह ऐसा पहला ग्रंथ जिसमें उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस तरह पकड़ना होता है।
नेक्स्ट है कि पर्सी ब्राउन का मंदिर स्थापत्य कला का वर्गीकरण निर्मल कुमार बोस के वर्गीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो अब देखिए कि पर्सी ब्राउन नाम कहाँ दिया गया है। पर्सी ब्राउन किधर है, इसमें कहीं है। यद्यपि कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने केवल 3 चरण बताए हैं। अब ये सिर्फ 3 चरण बता रही हैं, जबकि अगर हम बात करें कि जो निर्मल कुमार बोस हैं, एन के बोस हैं, एन के बोस क्या कह रहे हैं, ये 4 अलग अलग चरण की बात कर रहे हैं। जो एन के बोस हैं, ठीक है, एन के बोस मतलब निर्मल कुमार बोस, ये क्या कह रहे हैं, 4 चरण हैं स्थापत्य कला के जो है विकास होने के, लेकिन पर्सी ब्राउन कह रहे हैं 3 चरण है। तो अब चूंकि क्या कहा जा रहा है कि पर्सी ब्राउन का मंदिर स्थापत्य कला का वर्गीकरण निर्मल कुमार बोस के वर्गीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो भैया इन्होंने क्या कहा है, 3 प्रकार, 3 चरण बताए इन्होंने कि 3 पीरियड में जो है कि विकास हुए हैं। तो यहाँ देखो 3 कहाँ पे है, उन्होंने स्थापत्य कला को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 144 का ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगर यही पूछता कि जो है कि एन के बोस ने किस प्रकार जो है इसको किया, तो 4 चरण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भुवन प्रदीप का संपादन किसने किया था। तो किसने किया था भाई, आर.सी. मजूमदार है, एन के बोस ने किया था, निर्मल कुमार बोस ऊपर लिखा ही है, ठीक है। भुवन प्रदीप, इसका संपादन जो है एडिट किसने किया था, तो ये किया था निर्मल कुमार बोस ने। वो पॉइंट जो है कि सही है, 145 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ोगे भी तो कुछ आएगा नहीं, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना, जैसे यहाँ से पढ़ोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से एक यूनानी लेखक ने लिखा है कि भारत के लोग कपास और चिथड़ों से कागज बनाते थे। अब देखो ये एपिग्राफिक क्वेश्चन है, यहाँ पे घुसा दिया है, ठीक है। अभी अगर आपने पढ़ा होगा कि जो है किस तरीके से शुरुआत होती है लेखन पद्धति, तो आप इसको पकड़ लोगे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था नियार्कस ने, ठीक है, ये कहा था नियार्कस ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट टाइप का, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें हमें प्राचीन भारत में प्रचलित लिपियों की सूची मिलती है। तो किसमें मिलती है, ललित विस्तर में मिलता है। कितने मिलते हैं, 64 लिपियों का जिक्र हम लोग को ललित विस्तर में मिलता है, जो कि एक बौद्धिस्ट ग्रंथ है, ठीक है। ये सब ऐसे ही आता है, आपको पता होना चाहिए सब का आंसर, इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विद्वानों के एक समूह के अनुसार महावीर निर्वाण संवत के 84वें वर्ष का माना जाता है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक अभिलेख है, तो आपको ध्यान देना होगा। जो ये बडली इंस्क्रिप्शन है, ये राजस्थान से मिला हुआ है, ठीक है। इसका संबंध इससे है, महावीर के निर्वाण संवत 84 से जो है माना जाता है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है बडली, ठीक है। बडली एंड पिपरावा बोथ आर अर्लीस्ट, वैसे चार के चारों अर्लीस्ट हैं, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा प्राचीन हैं, ठीक है। जो सगौरा इंस्क्रिप्शन है कहाँ से मिला था, ये आपका मिला है, सगौरा आपका मिला है गोरखपुर से, ठीक है। जबकि जो महास्थान है ये बोंगरा जिला बांग्लादेश में मिला है, ये अ, बांग्लादेश से मिला है, और ये जो है सब मौर्यकालीन अभिलेख है, ठीक है। महास्थान जो इंस्क्रिप्शन है ये बांग्लादेश से मिला है, सगौरा गोरखपुर से, बडली राजस्थान से, और पिपरावा आपका यूपी से मिला है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही था, बडली। नेक्स्ट है आपका 149, भारत में लेखन कला की प्राचीनता पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टिप्पणी की कि मेरा विचार है कि पढ़ने की परिभाषित शब्दावली में से एक शब्द ऐसा नहीं है जो लेखन के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता हो, ठीक है। करेक्ट आंसर है मैक्स मुलर। इनमें ढूंढोगे तो आपको शायद नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, ये खुद से गेस करना है। देखो जैसे यहाँ पे लगाया गया है मैक्स मुलर, है ना, तुक्का देखो मारना पड़ेगा। बडली ये भी सही है ना, ललित बिस्तर ये भी सही है। तो ये मतलब ये सब तुक्का ही है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप सही मारोगे, ये भी सही है, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से देखो ये भी सही है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, अगर आप जो है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे 7518909066, ठीक है। और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जहाँ पे मोर देन 300 वीडियोस आपको मिलेंगे, जो कि टॉपिक वाइज है, प्लस आपको PDF नोट्स मिलेगा, और क्लासेस तो आपको लाइव मिलेंगे ही मिलेंगी, ठीक है। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।